आरबीआई की पॉलिसी से पहले बाजार कंसोलिडेशन के मूड में निफ्टी 18,600 के ऊपर टिकने में कामयाब। रिलायंस, अदानी एंटरप्राइजेस, एचयूएल और बजाज फाइनेंस ने दिया सहारा। लगातार 4 दिनों की तेजी के साथ 5 साल के शिखर पर पहुंचा निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स। उधर आईटी, मेटल और फार्मा शेयरों में दिखा दबाव। फर्टिलाइजर शेयरों में अच्छा। यूरिया का मिनिमम फिक्स कॉस्ट बढ़ाने पर विचार कर रही है सरकार। 20 साल से नहीं बढ़ा है अब तक मिनिमम फिक्स कॉस्ट। दूसरे नियमों में भी दी जा सकती है ढील। सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। बजट में रेलवे पर सरकार कर सकती है बड़े ऐलान। सूत्रों के मुताबिक रेलवे का 25 से 30% बढ़ सकता है आवंटन। रेल इंफ्रा विस्तार पर वित्त मंत्री का खास फोकस मुमकिन। सीएनबीसी आवाज की एक और बड़ी एक्सक्लूसिव। और सीएनबीसी आवाज की एमपीसी में एक्सपर्ट्स की राय। आरबीआई कल ब्याज दरों में 25 से 35 बेसिस पॉइंट तक का कर सकता है इजाफा। गुड आफ्टरनून, आप देख रहे हैं कमाई का अड्डा। मैं हूं अनुज सिंघल, मेरे साथ हर्षता मुंबई से और वीरू अब जुड़ रहे हैं ऑफकोर्स दिल्ली से। पिछले एक हफ्ते हमने 2 एंकर से काम चलाया था, अब वीरेन भी जुड़ेंगे इस यहाँ से। एक मार्केट का एक ब्रॉड पिक्चर रख देते हैं सामने, उसके बाद स्ट्रैटेजी की बात करेंगे। एक क्लियरली वीक मार्केट और थोड़े से सेंटिमेंट सुबह से ख़राब है और चारों तरफ बिकवाली। लेकिन एक चीज़ जो क्लियरली आप नोटिस कर रहे हैं कि कल के लोज प्रोटेक्ट हुए हैं, हालांकि एडवांस डिक्लाइन नेगेटिव है, तो ये एक थोड़ा सा एक मार्केट के अगेंस्ट ज़्यादा हुआ। हर्षिता, आज एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि ये जो डिक्लाइन है आज पूरी ब्रॉड बेस्ड है। कोई इंडिविजुअल सेक्टर नहीं जिसको आप ब्लेम कर सकते हैं कि इस स्टॉक ने मार्केट गिरा दिया। अक्रॉस द बोर्ड आप देखेंगे तो वहाँ पर डिक्लाइन है, और एक्सेप्ट फॉर पीएसयू बैंक इंडेक्स जो कि ग्रीन में ट्रेड कर रहा है। बड़े इंडेक्सेस में बाकी सारे के सारे इंडेक्सेस जो हैं वो मेनली वो सारे के सारे रेड में। तो ये एक मार्केट की ब्रॉड पिक्चर इस समय। ऑब्वियसली बाकी हम बात करेंगे आगे जाते हुए, लेकिन ब्रॉड पिक्चर तो आज नेगेटिव ही है मार्केट की। जी हाँ, और ओवरऑल माहौल क्योंकि एडवांस डिक्लाइन रेशियो नेगेटिव होती हुई दिखाई दे रही है। डर वहीं से पैदा होता है कि अब तक यही हो रहा था कि भले ही बाजार में ऊपरी लेवल्स पर थोड़ी थोड़ी मुनाफा वसूली आ रही थी और एक तरफा तेजी के बाद वो जायज़ है, लेकिन हाँ, आज मिड कैप्स भी नीचे, निफ्टी बैंक भी नीचे, जैसे अनुज मेंशन कर रहे थे। और अगर सहारा मिला ही है, बहुत छुटपुट सेक्टर्स है जिनका ज़्यादा कोई असर नहीं पड़ता मार्केट के ओवरऑल सेंटिमेंट पर। सरकारी बैंक एक तरफ है तेजी में, फर्टिलाइजर शेयर, आपके चुनिंदा चीनी कंपनियां, कुछ पावर कंपनियां, लेकिन इससे ओवरऑल मार्केट का सेंटिमेंट दरअसल बदलता नहीं है और ना ही कॉन्फिडेंस आता है। अनुज, फिर सवाल यही, कंसिडरिंग आज हमने 18,600 के नीचे फिसले थे, 577 तक गए, लेकिन वहां पर थोड़ी सी खरीदारी आई तो तब लगा था मार्केट संभल जाएगा, लेकिन हर आधे घंटे में बार बार बाजार को 18,600 पर लाया जा रहा है। ये कोई खास लेवल है जिस पर मार्केट इनफैक्ट फोकस कर रहा है? क्या यहीं पर सबसे ज्यादा बेयर्स की नजरें हैं? हाँ, सबसे ज़्यादा यहीं पर है हर्षिता। इनफैक्ट अगर आप ऑप्शंस का भी डेटा देखेंगे तो सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग जो हुई है वो आज 18,600 पर ही हुई है। इनफैक्ट 18,600 की कॉल में आज करीब 58 लाख शेयर हमने ऐड किए हैं, तो वो एक क्लियरली एक सपोर्ट जोन है निफ्टी का। एक बिग वॉल है अभी ये निफ्टी पर 18,600, और इस पर करीब जैसा मैंने कहा कि करीब 18 लाख, इनफैक्ट अब तो 48 लाख शेयर्स यहाँ पर, 58 लाख थे पहले, 48 लाख शेयर्स अभी भी हैं। 18,700 पर करीब 25 लाख शेयर ऐड हुए हैं और 18,800 पर करीब 30 लाख शेयर ऐड हुए हैं। ये जो लास्ट 10 मिनट है ये थोड़ा सा काफ़ी वीक रहे हैं मार्केट के लिए। एक्चुअली एक लग रहा था जो रिकवरी आ रही है वो बिल्कुल जिसे कहते हैं सोल्ड इनटू, वो दिख रहा है मूव इस समय। और एक निफ्टी फंस रहा है ऊपर 18,650 से 18,700, और एक क्लियर एक आपको एक मूव दिख रहा है इस समय, वो जो ऑप्शंस के डेटा दिखाए उससे कि बड़ी तेज़ी के लिए निफ्टी को 18,700 के ऊपर निकलना होगा। उससे पहले थोड़ा सा मार्केट लग रहा है कि यहाँ पर थोड़ा फंसेगा। और अब 18,600 पर सुबह से 3-4 बार सपोर्ट ले चुके हैं हम। आखिरी घंटे में अगर वो पहले घंटे वाला लो टूटा हर्षिता, तो मेरे ख्याल से वो काफ़ी नेगेटिव होगा मार्केट के लिए, तो उसका प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। मुझे आज थोड़ी सी जिसे कहते हैं ना निराशा हुई है बैंक निफ्टी के ट्रैक्शन से, क्योंकि सुबह मेरा व्यू बहुत पॉजिटिव था बैंक निफ्टी पर, और एक एल्गो ट्रेड भी हमने सजेस्ट किया था कि शायद प्ले होगी, और वो सुबह एक बार हुई भी। एक बार अगर आप सुबह देखें तो बैंक निफ्टी नीचे खुला, फिर ऑलमोस्ट ग्रीन में आया। वो देखिए वो एकदम सुबह ऑलमोस्ट 43,300
कि बहुत करीब आया और वहाँ से भी डिक्लाइन आई। अब 10 मिनट पहले फिर बैंक निफ्टी ऊपर आ रहा था लेकिन वहाँ पर डिक्लाइन आ गई। ये एक थोड़ा सा जो है मेरे लिए एक नेगेटिव फैक्टर है। 43,200 इंपॉर्टेंट है। 43,200 बैंक निफ्टी के लिए एक बहुत बड़ा बेस था। क्लोजिंग उसके ऊपर होना ज़रूरी है वरना थोड़ा सा ट्रैक्शन यहाँ पर भी बिगड़ेगा और बड़ी तेज़ी के लिए आपको 43,350 का क्रॉस करना ज़रूरी है। शायद फाइनेंशियल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी, इसका भी एक इम्पैक्ट आज आप बैंक निफ्टी पर देख रहे हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुझे बहुत आज थोड़ी सी जैसे कहते हैं ना दुख हुआ ये बैंक निफ्टी का बिहेवियर देख के। मेरी पूरी एक्सपेक्टेशन थी कि आज एक बहुत बड़ी ट्रेड मिलेगी आपको बैंक निफ्टी पर, सिंपली बाय ऑन डिप। वो पहले आधे घंटे चली, उसके बाद नहीं चली। वो थोड़ा सा मुझे आज मेरे को पता थोड़ा सा दुख हुआ उस चीज़ को लेकर। होपफुली यहाँ से कुछ रिट्रेसमेंट आता हुआ दिखाई देगा क्योंकि अब हम बड़े इवेंट्स की तरफ बढ़ रहे हैं और याद रखिएगा कल क्रेडिट पॉलिसी आने वाली है। हालांकि मार्केट ये मानकर चल रहा है कि 25 से 35 बेसिस पॉइंट के बीच ही दरअसल वो हाइक आता हुआ दिखाई देगा और कमेंट्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। रुपये को कैसे मैनेज किया जाता है उस पर बयान आते हुए दिखाई देंगे। ग्लोबल परिस्थितियों के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती कितनी है और कितना दमखम यहाँ पर हम मैनेज कर पाएंगे, वो तमाम कमेंट्री पर नजरें रहेंगी। उससे पहले थोड़ा सा शांत होता हुआ मार्केट जरूर दिखाई दिया है। वेरी क्विकली वीरू, जब डेटा पॉइंट्स आपने देखे हैं ये बताइए किन स्टॉक्स, ऑफ कोर्स सरकारी बैंकों में तो एक्शन है ही, आई एम श्योर वो आपने शॉर्टलिस्ट किया होगा, लेकिन बाकी का हाल क्या है स्टॉक स्पेसिफिकली? देखिए आज एक मजबूत कड़ी है रिलायंस और निफ्टी को 18,600 या फिर निफ्टी को इसका 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि प्लेस्ड है करीब 18,570, उस पर टिकने में कामयाबी अगर किसी स्टॉक ने सिंगल हैंडेडली दिलाई है तो इट इज रिलायंस। अगर आप देखें डे लो से रिकवर भी हुआ, हालांकि सुबह काफ़ी अच्छा मूव जनरेट किया था, अभी करीब करीब 2688 पे है। 2700 का कॉल राइटर इसको थोड़ा सा परेशान कर रहा है, लेकिन यहाँ पे OI बिल्डअप करीब 4% है। मैं इसका उल्लेख, इसका जिक्र शुरू में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि रिलायंस ने निफ्टी को अब तक संभाला है और OI एडिशंस काफ़ी स्ट्रांग हुए हैं, लेकिन सिग्नल डिस्क्लेमर आपकी स्क्रीन पे, बट रिलायंस आज एक अहम भूमिका में है। उसके बाद अगर किसी सेक्टर में एक स्ट्रांग OI एडिशन है तो वो है PSU बैंक इंडेक्स। आपने बिल्कुल सही कहा, यहाँ पर PNB और बैंक ऑफ बड़ौदा, अगेन ये दो स्टॉक्स सबसे स्ट्रांग, एंड स्पेशली PNB 16% का बिल्डअप और BOB में करीब करीब 4.1% का बिल्डअप। आज सुबह और अनुज BOB पे बात कर भी रहे थे और उस वक्त भी ओवरटेक PNB ने कर चुका था और अभी भी अगर आप देखें ओवरटेक करके बैठा है इन टर्म्स ऑफ OI एडिशन, 16% OI एडिशन। इसके बाद अगर कोई सेक्टर सबसे अच्छी लॉन्ग लेके बैठा था हर्षदा तो वो था ये आपका सीमेंट। यहाँ ACC में 2.8%, सुबह हमने ट्रेड लिया था, 12 बजे भी ट्रेड लिया था इसका। अल्ट्राटेक सीमेंट पर आप देखिए लॉन्ग वेरिएशन है और अंबुजा सीमेंट में OI घटा है, यानी शॉर्ट कवरिंग, यानी जो शॉर्ट्स हैं वो कवर हो रहे हैं, प्राइस ऊपर है। तो आप कह सकते हैं कि रिलायंस सिंगल हैंडेडली जो एक सेक्टर है इटसेल्फ, वो बैंकिंग में दो PSU बैंक्स PNB BOB, SBI इस वक्त बैकफुट पे है, सीमेंट में ACC, अल्ट्राटेक सीमेंट और अंबुजा सीमेंट, ये तीन स्टॉक इंप्रेस कर रहे हैं OI शीट पे। और लॉन्ग अनवाइंडिंग, जितना भी कल स्ट्रॉन्ग लॉन्ग क्रिएट हुआ था हिंडाल्को में और टाटा स्टील में, वो आज अनवाइंडिंग में कन्वर्ट हो चुका है, प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट होते हुए यहाँ पर। बट आई थिंक हर्षदा आखिरी के 1-1.5 घंटे के लिए रिलायंस और इसका ये 2700 का कॉल राइटर और 2700 का स्पॉट में ये जोन काटना सबसे महत्वपूर्ण रहेगा निफ्टी के लिए हर्षदा। देखते हैं रिलायंस कैसे परफॉर्म करता है गोइंग फॉरवर्ड। फिलहाल एक स्टिकी विकेट पर बैठा है। अच्छा वीरू, आपकी छुट्टी कैसे रही? सुबह में आपसे बात नहीं हो पाई। अब नॉर्मली लोग जब छुट्टी से वापस आते तो उनके चेहरे पे एकदम तेज होता है, रौनक होती है, या आप देवदास क्यों बने बैठे? नहीं हर्षदा, मैं बताऊं, मैं काफ़ी समय से सोच रहा था इसके लिए। लास्ट ईयर भी रखते रखते अगर आप देखें चला गया, लेकिन इस बार सोचा है 2-3 महीने रखने के लिए, स्पेशली ठंड के इम्पैक्ट के चलते। मेरे को बड़ा थ्रोट से बड़े इश्यूज होते हैं, इसलिए सिर्फ 2 महीने के लिए, सिर्फ दिसंबर जनवरी। छुट्टी बहुत अच्छी रही, केरल बहुत अच्छा रहा। सुबह अनुज से काफ़ी डिस्कशन हुआ था वहाँ पे, सारी जगह घूमी वहाँ पे। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ ये थी हर्षदा, मैं एक बात बताऊँ, केरल में दूसरी बार गया और इस ट्रिप में करीब करीब 7-8 दिन के 2 बार मुझे वहाँ के लोकल लोगों से मदद की उम्मीद थी। इतनी अच्छी तरीके से सड़क पे गुजरता हुआ पहला आदमी आपको मदद करने के लिए तैयार होता है, और जब तक आप पूरी तरीके से अगर आप देखें संतुष्ट ना हो जाए या फिर आपकी दुविधा दूर ना हो जाए, वो आपके साथ खड़ा रहता है। ये बात मुझे केरल की दिल को छू गई हर्षदा। बहुत सही बात बोली वीरू ने। एक्चुअली केरल में भी 2-3 बार गया हूँ, और केरल में एक तो ये जो वीरू ने बोली, ये दूसरी आपको पता है केरल में एक और चीज़ होती है,
केरल में आप कहीं भी घूम रहे हैं और अगर आपको प्यास लग रही है तो कोई भी लाइव स्ट्रीम से आप पानी पी सकते हैं। हाँ। वो क्योंकि वहाँ पर वो बैक वाटर्स के थ्रू जो वो आता है वो पानी जो होता है एकदम प्योर होता है। और वहाँ पर कई लोगों को मैं जानता हूँ जो जिनके नेचुरल वाटर स्विमिंग पूल्स हैं वो उसी में स्विमिंग भी करते हैं, उसी में मतलब उसी पानी को पी भी लेते हैं। मतलब इस लेवल तक का वहाँ पे क्लीन है वाटर, तो वो भी एक बहुत अच्छी चीज़ है वहाँ पर। मतलब ट्रूली गॉड्स ओन कंट्री, बिल्कुल विदाउट अ डाउट। चलिए, तो ये छुट्टी की बात हुई। वीरू का मन हम लगाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि मुझे लगा ऐसे वीरू छुट्टी से वापस आया, उनको लग रहा है कि मैं कहाँ वापस आ गया, इसीलिए। बट वीरू अपना लुक चेंज कर रहे हैं और ये लुक आपको कुछ महीने तक ऐसा ही दिखाई देगा। इसीलिए तो आज सुबह में आशीष वो जिलेट का स्टॉक कह रहे थे, चला नहीं वीरू वो स्टॉक, अनफॉर्चुनेटली आपको देख के भी। वैसे इज इट देयर ट्रेंड कि ग्लोबली कोई इंटरनेशनल मार्केट्स में भी कोई एक महीना होता है जहां पर लोग दाढ़ी वाड़ी नहीं बनाते, नवंबर? हाँ है वैसे भी एक्चुअली अगर आप देखें एक्चुअली जिलेट का शेयर तो काफी टाइम से अंडर परफॉर्म कर रहा है और ग्लोबली अंडर परफॉर्म कर रहा है क्योंकि एक इनफैक्ट जिलेट ने एक कैंपेन में चलाई थी क्योंकि लोगों ने, आप जितने भी बड़े बड़े आइकॉन्स देखेंगे बहुत लोगों ने शेव करना बंद कर दिया। विराट कोहली हैं या मतलब जितने भी आप बॉलीवुड के बड़े एक्टर्स देखेंगे वो सब के सब धीरे धीरे एक स्टबल वाला लुक रखना प्रेफर करते हैं। मतलब आप वो रामचरण को देख ले या फिर ऋतिक रोशन, अभिषेक बच्चन, ये सब जितने भी बड़े बड़े स्टार्स हैं, अभी अजय देवगन का भी सिंघम में लुक देख लीजिए। तो पता एक ट्रेंड तो चला है पिछले 5-6 साल में जिसमें मतलब हर कोई दाढ़ी रखने लग गया है। मतलब बहुत बड़ी दाढ़ी नहीं, छोटी सी एक दाढ़ी बेसिकली। हाँ, तो वीरू बड़ी करेंगे कि छोटी रखेंगे? छोटी दाढ़ी। छोटी दाढ़ी, चलिए छोटी छोटी ट्रिम्ड, लेकिन हाँ ट्रिम्ड। बिल्कुल सही कहा अनुज ने, बिल्कुल सही कहा। ओके, लेट्स गेट बैक टू बिजनेस। मार्केट में ज्यादा कुछ हो नहीं रहा है और इस मंदी वाले दिन देखते हैं ट्रेंडिंग स्टॉक्स क्या कह रहे हैं, कहां पर एक्शन है और कहां पर मुनाफा वसूली बनती हुई दिखाई दे रही है। तो कुछ स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे जहां पर खरीदारी हुई है आज के दिन। अदानी एंटरप्राइजेज, ये देखिए कल फर्स्ट हाफ में पिट रहा था, आज यहां पर 4000 के ऊपर के भाव दिखाई दे रहे हैं, 2.5% आ गया है ऊपर। एचयूएल में फिर से मोमेंटम लौटता हुआ और ये वही हो रहा है, थोड़ा सा रोटेशनल प्ले, डिफेंसिव आज एक्टिव हो गए हैं क्योंकि मार्केट में ऊपरी लेवल से दबाव। श्रीराम ट्रांसपोर्ट में 2% का इजाफा और साथ ही साथ टाटा पावर में हमने देखा है करीब करीब 2% तक के गेन्स बनते दिखाई दे रहे हैं। लेकर आइए एलटीआई माइंडट्री, सेकंड सेशन है जहां पर दबाव। इनफैक्ट आज सिर्फ एलटीआई माइंडट्री ही नहीं, बाकी सभी आईटी कंपनियों में हैवी पोजीशंस अनवाइंड हुई है और बिकवाली आना शुरू हुई है। कोफोज भी 3.5% नीचे। एक दिन की चांदनी थी मेटल्स में जो रौनक कल दिखाई दी, आज 1.5% नीचे जेएसडब्ल्यू स्टील और बाकी काउंटर्स। और यूपीएल भी एक ही दिन चला, उसके बाद बैक टू स्क्वायर वन, 2-2.25% तक का नुकसान यहां पर बनता दिखाई दे रहा है। चलिए हमारे जानकारों को जोड़ना शुरू करते हैं जो आपको बताएंगे आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए आज के सत्र में। फंडामेंटल्स पर मयूरेश जोशी है, टेक्निकल कॉल्स देने के लिए प्रकाश गाबा, स्वाति होतकर, श्रीकांत चौहान, सुदीप शाह और मानस जायसवाल से बात होगी। 2:20 पर कल का बड़ा इवेंट, आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी, दरों के अलावा और किन चीजों पर कमेंट्री आती हुई दिखाई देगी, इस पर नीरज बाजपेयी को हम जोड़ेंगे। साथ ही साथ दीपाली नंदा आपको बताएंगी इस बारी रेलवे बजट में क्या खास फोकस रहता हुआ दिखाई देगा, किस तरह का यहाँ पर कैपेक्स की तैयारी है और कितना बजट आता है रेलवे के हाथ में। क्या चल रहा है पर भी नजरें रहेंगी और साथ ही साथ चार का चौका हम लेकर आएंगे जहां पर सस्ता ऑप्शन सुदीप शाह देंगे, एफएनओ का सुपरस्टार प्रकाश गाबा से समझेंगे, चार्ट का चमत्कार स्वाति होतकर के जिम्मे और फिर मयूरेश जोशी देंगे मिड कैप फंडा। आज आशु मदान हमारा साथ देने वाले हैं, 2:45 बजे के आसपास जेएम फाइनेंशियल की ये एमडी है। तो कई सारे स्टॉक्स और खूब सारे एक्शन पर नजरें रहेंगी। खोलते हैं हमारा पूरा पैनल और फिर पहला ट्रेड लेना शुरू करते हैं। गावा साहब आफ्टरनून, बताइए क्या ट्रेड रहेगा? गुड आफ्टरनून। वीरू शेव नहीं करेंगे तो जिलेट का क्या होगा? मैं नहीं कहता, आशीष को। एनीवे, स्टॉक जो मैंने चुना है इस वक्त वो है एलएनटी। एलएनटी में लगता है कि कपूर मिलना चाहिए। ट्रेड करा है 2090 में, 2100 पार कर लेगा ऐसा लगता है। चेक, ये चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है और लगता है बेस भी बना है। 2080 का स्टॉप लगाकर चलेंगे एलएनटी में तो अपमूव मिलना चाहिए एलएनटी में। बाय प्रकाश गाबा जी की तरफ से ये इस समय की आफ्टरनून की पहली ट्रेड। मानस, गुड आफ्टरनून। मानस, आप क्या ट्रेड ले रहे हैं? गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून हर्षदा जी। तो देखिए जो रिकमेंडेशन है वो इंडियन होटल पे रिकमेंडेशन है, खरीदारी का ट्रेड लेना है। कंसोलिडेशन देखने को मिला था लेकिन अब कहीं ना कहीं स्टॉक तैयार है एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए। मेरे ख्याल से 325 से लेकर 327 की रेंज में एक रेजिस्टेंस है, लेकिन पैटर्न को देख लगता है कि इस बार ये रेजिस्टेंस ब्रीच हो जाएंगे।
तो 322 के स्टॉप लॉस से आपको खरीदारी करनी है। 340 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं और यहाँ पर आप ऑप्शन ट्रेड भी ले सकते हैं। 330 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 10 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। 7 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, 16 रुपए के टारगेट सेट करिए। 330 का कॉल और लेकर चले, जहां पर 10 के आसपास से 16 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। और इंडियन होटल की कमेंट्री लगातार पॉजिटिव रही है और ये पीक सीजन है इस बिजनेस के लिए और वहां पर पिकअप जैसे जैसे आता हुआ दिखाई देगा, स्टॉक भी परफॉर्म करेगा। 330 के लिए एक अपॉर्चुनिटी साफ है। स्वाति, आफ्टरनून, आपका ट्रेड? यस, गुड आफ्टरनून हर्षदा जी एंड टू ऑल द पैनलिस्ट। मेरा आज के लिए ट्रेड रैलिस इंडिया पे है। अगर हम 3 मंथ का मंथली डेटा देखें तो हाई टॉप्स हाई बॉटम फॉर्मेशंस में है। लास्ट 1-1.5 साल का डेटा से कंटिन्यूस हम देख रहे थे कि सेलिंग प्रेशर बन चुका है। अभी वो डाउनवर्ड चैनल से ऊपर के ब्रेकआउट में आया है, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है। मुझे लगता है इसमें पोटेंशियल है एटलीस्ट 265-270 लेवल्स टेस्ट करने की। तो करंट लेवल पे रैलिस इंडिया बाय कीजिएगा। 240 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 265। ओके, चलिए रैलिस इंडिया में बाय करिए। आज दूसरी बार एक्चुअली रैलिस पर कॉल आई है। सुबह भी एक इस स्टॉक को रेकमेंड किया गया था। मार्केट एक बार फिर 18,600 पर सपोर्ट लेता हुआ निफ्टी में एक बार जरा देखिए वापस क्लियरली आप देखेंगे कि तीसरी बार दिन में 18,600 पर एक सपोर्ट यहाँ पर बनता हुआ। लार्सन एंड ट्यूब्रो ने काफ़ी सपोर्ट दिया मार्केट को, आईटीसी ने सपोर्ट किया और अदानी एंटरप्राइजेस कल के फॉल्स ब्रेकडाउन के बाद ज़बरदस्त मूव अदानी एंटरप्राइजेस में और अब इस समय डे हाई पर 2.5% ऊपर, करीब 100 रुपये का मूव आज और 100 रुपये से ऊपर ही कल के दिन के लो से भी रिकवर किया था। मयूरेश जोशी भी जुड़ गए हैं हमारे साथ। मयूरेश, गुड आफ्टरनून। अदानी पर कई लोगों के सवाल आए हैं एक्चुअली कि एफपीओ से पहले क्या रणनीति होनी चाहिए। 4,096 जो इसका 52 वीक हाई है उसके बहुत करीब इस समय ये स्टॉक। आपका क्या व्यू है यहाँ पर? आफ्टरनून अनुज जी। नहीं, ऑब्वियसली आई थिंक मोस्ट डिस्कस स्टॉक है और सबसे ज्यादा स्टॉक्स ये ग्रुप के ही चले हैं। 2-3 चीजें जो पॉजिटिवली हो रही है अपार्ट फ्रॉम द फंड रेज दैट वी आर ऑल हियरिंग अबाउट। एक तो इनका जो ओवरऑल रिन्यूएबल्स का जो बिजनेस है, स्पेसिफिकली ग्रीन हाइड्रोजन की जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक जोरदार फोकस है अडानी एंटरप्राइजेस का। और जिस हिसाब से आई थिंक एक कैपेसिटी एडिशंस की बात कर रहे हैं अगले कुछ तिमाहियों में, आई थिंक दैट विल होल्ड देम इन गुड स्टैंड। दूसरा आप देखिए जो इनका एयरपोर्ट का कारोबार है, नवी मुंबई का जो एयरपोर्ट बहुत तेजी से आई थिंक बन रहा है एंड जनरली आई थिंक द एयरपोर्ट बिजनेस शुड एक्ट एज सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ इंप्रूविंग कैश फ्लोज फॉर द कंपनी इटसेल्फ। तीसरा आई थिंक जो रोड्स और अन्य प्रोजेक्ट्स हैं, स्पेसिफिकली आई थिंक कैपिटल एक्सपेंडिचर साइड के ऊपर, यानी जो बड़े केपेक्स वाले प्रोजेक्ट्स होते हैं, यहाँ पे आई थिंक प्रोग्रेस अच्छी हो रही है और कहीं ना कहीं हम मोनेटाइजेशन का भी एक एस्पेक्ट देख सकते हैं। फोर्थ बट नॉट द लीस्ट, आई थिंक जो डेट या लेवरेज की हम बातें करते हैं, ये ग्रुप के लिए जनरली आई थिंक थोड़ा एलिवेटेड लेवल पे जरूर है। आई थिंक ये जो 3 बड़े ट्रिगर्स हैं, ये शायद कैश फ्लोज को एक अच्छा खासा सहारा दे अगले कुछ क्वार्टर्स में। तो आई थिंक वेल डिस्कस्ड, वेल टॉक्ड अबाउट स्टॉक रादर। मुझे लगता है आई थिंक मोमेंटम आफ्टर दिस न्यूज़ फ्लो इज डन प्रोबेबली शायद बरकरार रह सकते हैं अडानी एंटरप्राइजेस, क्योंकि ऑल दीज फैक्टर्स कैन एक्ट एज अ टेलविंड इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स जो अगले कुछ तिमाहियों में। ओके, अदानी इंटरप्राइजेस। जरा डॉक्टर साहब एक काम कीजिए, अदानी इंटरप्राइजेस के फ्यूचर्स कोट्स लेके आइए और साथ ही साथ OI भी लेके आइएगा। ये स्टॉक इस वक्त करीब 99 रुपये ऊपर है। जरा एक बार फ्यूचर्स पे देखते हैं, क्योंकि मेरी स्क्रीन पे जो इसका OI एग्जैक्टली अगर आप देखें जो एडिशन आ रहा है, इनफैक्ट इट्स हार्डली 0.1% और चेंज इन OI, यस देखिए 0.51%, यानी OI कम बढ़ा है और लेकिन प्राइस काफ़ी अगर आप देखें स्ट्रॉन्ग मूव बढ़ा है यहाँ पर। यहाँ पे पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में आज अदानी पोर्ट्स में 1%, अदानी इंटरप्राइजेस में 0.5% और साथ ही साथ GMR इंफ्रा में 2% का बिल्डअप है। खैर इस बीच एक आप स्टॉक और लेके आइए, दैट्स पेट्रोनेट। माना सुबह आपको याद होगा कुछ ट्रेड्स जो हमने पिक किए थे जो बहुत अच्छा करके गए, उसमें एक टाटा पावर था, पर अब जरा एक बार पेट्रोनेट को देखिए आप। जनवरी 2021, इनफैक्ट ये 2 साल की जो फॉलिंग चैनल है उसके हाइज को, उसकी अपर स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल को बाइसेक्ट करने की तैयारी करता हुआ स्टॉक है। आप पेट्रोनेट को कैसे रीड कर रहे हैं? हालांकि OI एडिशन बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट प्राइस वाइज 200 EMA को पार करना और इस चैनल को ब्रीच करने की कोशिश करना, आपका व्यू पेट्रोनेट पे? गुड आफ्टरनून वीरेन जी। तो देखिए 200 डे मूविंग एवरेज ब्रेक हुआ है करीब 4 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद, और अगर आप पिछले 3-4 या 5 सेशन देखें तो काफी बेहतर वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं स्टॉक में। तो कहीं ना कहीं एक ब्रेकआउट है और इस ब्रेकआउट के बाद आपको 222 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो एक पोजिशनल ट्रेड लेना चाहिए। स्टॉप लॉसेज आपके 212 रुपए 50 पैसे के नीचे रहेंगे
और टारगेट रहेंगे करीब 222 रुपए के। और अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करना चाहते हैं तो एट द मनी पे ध्यान दीजिए। 215 का कॉल ऑप्शन अच्छे से लिक्विड है, तो वहां पर आप खरीदारी करिए। 5 रुपए 90 पैसे के भाव चल रहे हैं। 4 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और 10 रुपए के टारगेट सेट करिए। जी हाँ, पेट्रोनेट आपकी स्क्रीन पर आप देखिए 215-25 डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ। अच्छा महेश जी, आपका आज स्टॉक स्पेसिफिक व्यू अभी तक नहीं किया। अदानी एंटरप्राइजेस पे आपने व्यू तो एक्सप्रेस किया, लेकिन आज एग्जैक्टली आप अपने व्यू के मुताबिक या फिर अपनी टेक्निकल टीम के मुताबिक क्या चीज़ कर रहे हैं? एब्सोल्युटली, आई थिंक हमें लगता है, आई थिंक HUL जो हमारे ट्रेडर्स में टीम को काफी अच्छा लग रहा है। आई थिंक हमारे रडार पे है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। 2-3 चीजें हो रही हैं। आई थिंक जो मैं कमेंट्री सुन रहा था काफी मैनेजमेंट्स की, दे आर प्रोबेबली एक्सपेक्टिंग कि जो रूरल डिमांड है ये फोर्थ क्वार्टर यानी फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द नेक्स्ट कैलेंडर ईयर यहाँ पे एक रिवाइवल देखने मिलेगा और सेकंड क्वार्टर से एक जोरदार रिकवरी। मार्केट्स भाग के चलते हैं कि आई थिंक अगले 4 से 6 क्वार्टर में क्या होने वाला है। दूसरा आप देखिए जो इनपुट कॉस्ट है ये FMCG कंपनीज के लिए अच्छी खासी कम हुई है और शॉर्ट टर्म पेन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ग्रोथ जो आई थिंक थोड़ी लोअर एंड पे है, अलॉन्ग विद इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन जो फिलहाल के इनके स्टॉक्स में देखा जा रहा है, ये मार्जिन्स पे थोड़ा प्रभाव ला रहा है। बट विद न्यूअर इन्वेंटरी एक्सपेक्टेड टू कम एट लोअर कॉस्ट, हमें लगता है आई थिंक एक अच्छा खासा इबिटा में एक्सपेंशन हो सकता है। तीसरा आई थिंक जो प्रोडक्ट रेंज है इसके पास, आज आप जिलेट की बात कर रहे थे, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स HUL के बहुत शानदार है। जो इनके SKUs है अर्बन इंडिया, सेमी अर्बन और रूरल इंडिया के लिए, जो इन्होंने मेनी इंडियाज इन इंडिया की स्ट्रैटेजी बनाई थी, आई थिंक दिस इज प्लेइंग वेल विद इन देयर स्ट्रेंथ्स। और इसलिए हमें लगता है आई थिंक जो ये पुश थ्रू कर रहे हैं बोथ डीलर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एज वेल एज देयर एग्जिस्टिंग डिजिटल ऑनसेट एज वेल, ये सारी चीजें आई थिंक सहारा देंगी और कैश फ्लो टू स्टार्ट इंप्रूविंग। तो शायद एक क्वार्टर और टफ रह सकता है इन टर्म्स ऑफ इन्वेंटरी मैनेजमेंट, बट फोर्थ क्वार्टर से क्वार्टर 1 ऑफ नेक्स्ट कैलेंडर से अच्छा खासा आई थिंक एक सपोर्ट देखने मिलेगा। HUL प्रॉब्ली बीइंग अ लीडर आई थिंक एक अच्छा खासा मूव दे सकता है। तो हमें लगता है आई थिंक HUL एक अच्छी मूव दे सकता है। 2700 के ऊपर निकल के तो और मोमेंटम आ सकता है। तो हम एक टैक्टिकल प्ले देख रहे हैं इसकी तरफ, स्टिकिंग विद HUL एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एज अ टैक्टिकल। तो HUL में एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी साफ देखने को मिल रही है। इनफैक्ट CLSA ने एक बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट भी निकाली है जो बेसिकली ये कहती है कि सेकेंड हाफ ऑफ FY23 ये कंज्यूमर स्टेपल वाली कंपनियों में बहुत बढ़िया इजाफा देखने को मिलेगा। उस लिहाज से भी देखें तो इनके जो टॉप पिक्स थे उसमें एक तो HUL है जहां पर इनका टारगेट करीब 2950 के आसपास का है। फिर डाबर की बात हो रही थी 625 के लेवल्स पर, ITC 375 के लेवल्स पर। वो दोनों स्टॉक्स भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे और टेक्निकली अगर यहाँ पर एक ट्रेड लेना हो तो तीनों में से प्रिफर्ड पिक क्या रहेगा, ये सवाल हमारे जानकारों के सामने रखते हैं। ये HUL हुआ 2645 पर है, 2950 यानी कि 300 रुपए ऊपर का टारगेट इनका है। डाबर लेके आइएगा, CLSA का टारगेट यहाँ पर 625 का है। और आज के दिन जिस तरह से मुझे जुकाम और खांसी हो रही, डाबर मेरा फेवरेट स्टॉक हो रहा है क्योंकि मैं सुबह से इसी के प्रोडक्ट्स कंज्यूम कर रही हूँ। और ITC 375 के टारगेट के लिए एक अपॉर्चुनिटी, तो एक अच्छे खासे स्कोप की बात हो रही है इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में। हाउएवर ITC उन टारगेट से ज्यादा दूर है नहीं। तो आई गेस HUL और डाबर। वो एक ऐड आता था, मैं भूल गया आप कि कुछ लेते क्यों नहीं मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया अनुज, यकीन मानिए सब कुछ मेरे दिमाग में आया एकदम से। वो ऐड एक्चुअली किस प्रोडक्ट का था? शायद डाबर का ही कोई प्रोडक्ट था, इफ आई एम नॉट आई थिंक किसी ऐसी कोल्ड वॉल से ही रिलेटेड था। विक्स का ऐड था, विक्स का ऐड था शायद वो। हाँ मतलब हाँ किसी को जुकाम हुआ था और उनको पूछा जा रहा था कि कुछ लेते क्यों नहीं। विक्स का ऐड था। नीरज जी ने बताया थोड़ा सा और हमारे डायरेक्टर साहब ने भी थोड़ी सी हेल्प की, तो वो याद आया कि चलिए हाँ वो विक्स का ऐड था। एक टाइम पे शायद वो भी लिस्टेड कंपनी थी उसका, लेकिन अब खैर नहीं है। खैर एनीवे, अब थोड़ा सा तो इनमें से गावा जी लीवर तो आपने एक्चुअली काफ़ी ट्रैक किया, रेकमेंड भी किया 52 वीक हाई के विद इन 1.5%। लीवर पर क्या व्यू होगा इस समय? एक्चुअली मैंने FNO सुपरस्टार के लिए दोनों में से एक चुना था। दोनों जो आप कोई एक बोलेगा मैं दूसरा बता दूंगा, दोनों ही मुझे पसंद है। अच्छा चलिए ठीक है, अभी उसमें टाइम है, लेकिन हाँ आपको एक आइडिया तो दोनों ही मुझे पसंद है। बिल्कुल दोनों ही बाय मोड पर है, सेफ बेट है और स्ट्रक्चर दोनों ही में पॉजिटिव है। डाबर की बात करें तो मुझे लगता है कि डाबर में कपूर जरूर है। इसका जो चार्ट है उसके हिसाब से लगता है कि डाबर में अपमूव मिल सकता है, करीब 600 जोन तक जाने की संभावना। ट्रेड कर रहा है 590, स्ट्रक्चरली पॉजिटिव है। करेक्शन है, करेक्शन खत्म हुआ, फिर एक अपमूव शुरू हुआ, तो डाबर बाय मोड पर है। और देखा जाए तो जो लीवर है
लीवर भी सेफ बाय है, 3 दिन का बहुत अच्छा शार्प करेक्शन है, बाउंस की जगह बहुत ब्यूटीफुल है, स्टॉप होगा 2625, टारगेट 2700 लीवर में भी है, तो आइदर वे जस्ट टॉस कर लिए, दोनों में से दोनों ही चल जाएंगे। वो विक्स की गोली लो तो खिचखिच दूर करो था, ये वो था हमदर्द का टॉनिक सिंकारा, उसमें जावेद जाफरी थे। जावेद जाफरी सीढ़ियों पे चल रहा है, है ना? हाँ। तो हाँ, वो हमदर्द का था। हमदर्द का शायद रूह अफ़ज़ा भी हमदर्द का ही प्रोडक्ट है। वो हाँ काफ़ी पॉपुलर हुआ करते थे उनके प्रोडक्ट्स उस समय पर। तो खैर अब एक काम करते हैं, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट लाइंड अप है, वो है कल आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी, जो 3 दिन की मॉनेटरी पॉलिसी है उसका एक आउटकम। आज भी ऑब्वियसली वो मीटिंग चल रही है, कल से स्टार्ट हुई थी, लेकिन अल्टीमेटली मोस्ट इंपॉर्टेंट दिन तो कल है, क्योंकि कल उसका आउटकम सामने आएगा। तो नीरज जी के पास चलते हैं और जान लेते हैं कि क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस मॉनेटरी पॉलिसी से। नीरज जी बताइए। देखिए, आरबीआई के सामने एक बड़ी चुनौती है कि एक तरफ ग्रोथ मैनेज करना है, दूसरी तरफ इन्फ्लेशन भी। इन्फ्लेशन का ज़्यादा असर आपका इम्पोर्टेड है, तो उसके प्रेशर में काम करना पड़ेगा। तो अनुमान ये लगाया जा रहा है कि रेट हाइक होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होगी इस बार, शायद 35 बेसिस पॉइंट या 25। हालांकि स्ट्रीट डिवाइडेड है, लोगों को ज़्यादातर लगता है कि शायद 35 बेसिस पॉइंट कर सकते हैं, लेकिन डीके जोशी क्रिसिल को लगता है कि 25 बेसिस पॉइंट करना चाहिए। टेपर डाउन इसलिए क्योंकि जब हम ये कह रहे हैं कि ग्रोथ पे फोकस सरकार का तो है, आरबीआई का भी होगा, क्योंकि अभी कुछ महीनों में आपने देखा होगा क्रेडिट ग्रोथ जो है 18 से 20% पे गई है, और लिक्विडिटी क्रंच ना हो, क्योंकि डिपॉजिट्स अभी उतने आ नहीं रहे हैं, क्योंकि डिपॉजिट रेट्स अभी उतने बढ़े नहीं हैं। तो ये बीच बीच में रिपोर्ट्स भी आई हैं और आरबीआई इसकी चिंता भी जाहिर कर चुका है कि डिपॉजिट्स आपको बढ़ाने पड़ेंगे। तो इस वजह से हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा रेट हाइक ना करके भी वो लिक्विडिटी को मैनेज कर सकते हैं। तो इसलिए 25 या 35 के बीच में एक बात ये चल रही है। दूसरा एक सवाल ये उठ रहा है कि इन्फ्लेशन लगातार नीचे आया है, तो क्या वो अपने टारगेट्स को कोई चेंज कर सकते हैं क्या? तो इसमें शायद नहीं चेंज करेंगे, ना टारगेट चेंज करेंगे, ना ही जो जीडीपी का ग्रोथ चेंज करेंगे इस पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए। हालांकि उनका जो उन्होंने लक्ष्य रखा उससे बहुत नीचे आना है, और उसके पीछे लॉजिक ये दिया जा रहा है कि जो विंटर सीजन होता है इसमें खास तौर पे जो फूड इन्फ्लेशन है वो तेज़ी से गिरता है, और क्रॉप जो आने वाली वीट की है वो भी बहुत रोबस्ट होगी। तो ये एक्सपेक्टेशन है कि अगले 3-4 महीनों में इन्फ्लेशन और तेज़ी से नीचे आएगा, तो शायद कंट्रोल में सारी चीज़ें होंगी। फिर एक सवाल ये भी उठता है कि क्या आरबीआई कल अपने रुख में कोई बदलाव कर सकता है क्या? वो अपनी कमेंट्री को चेंज कर सकता है? तो कमेंट्री फिलहाल वो चेंज नहीं करेंगे, हॉकिश ही रखेंगे। वो फरवरी की पॉलिसी जब आएगी उसमें वो अपने कमेंट्री में या रेट को पॉज कर दें, वो हो सकता है, लेकिन अभी फरवरी तक डेटा डिपेंडेंट रहना पड़ेगा कि इन्फ्लेशन कैसे मूव होता है, सरकार की प्लानिंग बजट के तौर पे कैसे दिखती है, और फेड क्या करता है, क्योंकि आजकल बहुत सारी चीज़ें फेड से कंट्रोल हो रही हैं। तो इन तीनों को अगर आप देखें तो उस पर सारी कुछ कमेंट्री होगी, लेकिन मोटे तौर पे आप समझिए कि रेट हाइक होगी, कमेंट्री हॉकिश रहेगी, और कोई भी टारगेट चेंज नहीं होंगे, ना तो जीडीपी के और ना ही इन्फ्लेशन के। लेकिन नीरज देखिए, इस बीच आप रुपए देख रहे हैं दिन के निचले स्तरों पर नेली 1% तक की गिरावट देखने को मिली है, और कल परसों हम इसी की बात कर रहे थे कि आरबीआई को एक तरफ मतलब ग्रोथ इज नॉट रियली सच अ बिग चैलेंज हमारे लिए जितना शायद बाकी यूरोप और आपके यूएस के लिए रहेगा। हमारी दिक्कत तो ये रुपी पैदा कर रही है, तो इसको लेकर किस तरह के अब पैतरे आरबीआई सामने रख सकता है? देखिए, खुले तौर पे तो आरबीआई ने हमेशा ये कहा है कि हम रुपये का कोई टारगेट सेट नहीं करते हैं कि हमको इतना रुपया चाहिए या इतना डॉलर का भाव चाहिए, लेकिन इनडायरेक्टली वो करते हैं। हालांकि अब इसमें उनके हाथ बंधे हुए हैं, क्योंकि जो हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व था उसका काफ़ी इस्तेमाल उन्होंने पिछले 6-8 महीनों में करीब $125 बिलियन खर्च किए थे रुपये को मैनेज करने में, लेकिन उसके बावजूद कुछ खास मैनेज हुआ नहीं था। तो वो शायद टूल आरबीआई नहीं यूज़ करेगा, आरबीआई इसको फ्रीली छोड़ेगा। और पिछले 1 महीने में आप कहें तो 25 से 30 बिलियन डॉलर का फॉरेक्स बढ़ा है, जब से एफपीआई का इन्फ्लो आना शुरू हुआ है तो वो बढ़ भी गया है। लेकिन रुपये एक कंसर्न है, क्योंकि जब फेड रेट बढ़ाएगा तो रुपये आपकी के ऊपर इम्पैक्ट आएगा, और एक सबसे बड़ी चिंता है कि 14 दिसंबर को फेड फिर एक रेट हाइक करेगा। हाँ। तो उसकी वजह से हमारी करेंसी में फिर प्रेशर पड़ेगा। तो क्या हम उसको प्रीएम्प्ट करेंगे, फ्रंट लोड करेंगे? शायद नहीं, क्योंकि वो ये देखना चाहते हैं कि वहां पे भी तो नरमी आ रही है ना, तो फ्रंट लोडिंग नहीं करेंगे, इसलिए हम कम करेंगे, और करेंसी को अभी वो फ्री मार्केट में रखेंगे। इनडायरेक्टली हो सकता है थोड़ा बहुत इंटरवेंशन करें। एक इंटरवेंशन की जरूरत ये पड़ती है कि ओएमसीज की तरफ से बहुत डिमांड आती है, लेकिन अब $60 का कैप लग गया है और हमको ऑलरेडी सस्ता मिल रहा है और सरकार कह रही है हम लेते रहेंगे, तो शायद उतना प्रेशर ओएमसीज की तरफ से ना आए। तो करेंसी मुझे लगता है कि फ्री छोड़ेंगे अभी वो।
ओके एक्चुअली शुक्रिया नीरज इस जानकारी के लिए, लेकिन काफ़ी करेंसी पे तो आज इम्पैक्ट आया है हर्षदा, और लास्ट के 10-15 मिनट में एक्चुअली खासतौर से ये 80 to 55 जो समय करेंसी का मूव आज बहुत ही इंटरेस्टिंग हुआ है मूव। नॉर्मली जिस दिन ब्रेंट इतना गिरता है आप एक्सपेक्ट करेंगे कि करेंसी स्ट्रांग होगी, और आज तो इनफैक्ट करेंसी ने एक ये शायद पूरा का पूरा ग्लोबल मार्केट जो अच्छा ग्लोबल मार्केट कोई बहुत ज़्यादा कैप्चुलेट नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट चले ठीक है यूएस मार्केट गिरे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इवन अगर आप डाउ फ्यूचर्स देखें इस समय और बाकी के भी फ्यूचर्स के आंकड़े देखें तो कोई बहुत ज़्यादा मूव नहीं है। डॉलर इंडेक्स और 10 ईयर बॉन्ड यील्ड में भी कोई बहुत ज़्यादा मतलब कोई शेकआउट वाला मामला नहीं है। तो फिर ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि क्यों इस तरीके से आज रुपए में एक पूरा 1% का मूव, बहुत बड़ा मूव होता है, पूरा का पूरा 1% का मूव जो आज देखने को मिल रहा है, काफ़ी मतलब मेरी थोड़ी समझ से परे है, लेकिन ये मार्केट का मूव है। मयूरेश से चेक ले लेते हैं। मयूरेश, हम श्योर आप अपनी डेस्क से भी बात कर रहे होंगे, इसको कैसे पढ़ा जाए? इतनी वीकनेस, नियरली 61 पैसे कमजोर होता हुआ रुपया। नहीं, दो चीजें आई थिंक व्हाट आई थिंक वी आर हियरिंग आउट फ्रॉम आवर ओन टीम्स, आई थिंक जो सिंगापुर चाइना में बैठती है, ईयर एंड आ रहा है हर्षदा जी, तो कहीं ना कहीं आई थिंक एक एडजस्टमेंट उसके भी ऊपर है। जैसे नीरज जी बता रहे थे, आई थिंक यू आर एक्सपेक्टिंग 2 फेड रेट हाइक्स और 2 फेड रेट मीटिंग्स कमिंग थ्रू ये महीने के अंदर, और कहीं ना कहीं फ्लो एडजस्ट हो रहे हैं एटलीस्ट एट द इंडेक्स लेवल। तो आई थिंक जो ईटीएफ है नॉट जस्ट फॉर इंडिया, आई थिंक जो ग्लोबल देश है हमारे, जो साउथ ईस्ट एशियन इकोनॉमीज है, वहां से भी अच्छा खासा एक आउटफ्लो दिख रहा है, और द अदर इमर्जिंग करेंसीज आर आल्सो डिप्रिशिएटिंग। तो आई थिंक ये ईयर एंड का जो रिपोर्टिंग मामला है, क्योंकि अपनी फाइनेंशियल ईयर मार्च में खत्म होती है, इनकी दिसंबर में खत्म होती है, दे हैव टू डू देयर रिपोर्टिंग इन टर्म्स ऑफ एनएवीज, फंड परफॉर्मेंस एक्सेट्रा। तो आई थिंक थोड़ी इक्विटीज से आई थिंक इन्वेस्टमेंट्स प्रॉफिट बुकिंग शायद हो रही है स्पेसिफिक स्टॉक स्पेसिफिक सेक्टर, और एक आउटलुक आई थिंक तवज्जो उसके ऊपर भी दिया जा सकता है। ये दोनों फैक्टर्स आई थिंक कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टू बी। जी हाँ, रुपये की वीकनेस, स्ट्रॉन्ग डॉलर, दो लोग बहुत खुश होंगे, एक तो हर्ष था और दूसरा अगर आप देखें आईटी कंपनी, लेकिन फिर भी आईटी अगर आप देखें स्टॉक्स आज बैकफुट पे हैं। 30,337 550 अंक नीचे इस वक्त निफ्टी आईटी, और जो पेन या फिर जो निफ्टी बार बार कोलैप्स हो जा रहा है उसका एक मेन सोर्स जो है वो है निफ्टी आईटी। याद रखिएगा निफ्टी आईटी ने आज पोस्ट 23 नवंबर आपको याद होगा वही दिन था जिस दिन नैस्डैक में सबसे वाइल्ड स्विंग था। उसके बाद हमने 200 EMA को पार किया था, हम गए करीब 31,210 की ट्रेजेक्टरी, लेकिन आज उसके बाद 23 नवंबर के बाद फर्स्ट डे हमने अपना शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज 10 EMA वॉलेट किया है। मैं आपके सामने जरा आज 6 दिसंबर की जरा ओआई समरी रखता हूं। अगर आप इस वक्त देखें निफ्टी आईटी में, टेक्नोलॉजी स्पेस में टोटल 1.8% बिल्डअप। सबसे बड़ी शॉर्टिंग अगर किसी स्ट्रक्चर में किसी स्टॉक में आज हुई है तो वही है टीसीएस में, 6.5% बिल्डअप, ह्यूज। आज की हाईलाइट ये है कि दिग्गजों में ज़्यादा शॉर्टिंग हुई है। 5.2% इन्फोसिस, एचसीएल टेक्नोलॉजीज 3.3% और साथ ही साथ ओरेकल फाइनेंशियल्स 2.5%। तो दिग्गजों के साथ ओएफएस अगर आप देखें एक ऐसा काउंटर है जिसमें सबसे शॉर्टिंग हुई है। मानस, अभी आपका निफ्टी आईटी पर व्यू, प्लस अगर किसी स्टॉक पे पुट लेनी है रेस्ट ऑफ द सीरीज के लिए या फिर कोई शॉर्ट का व्यू है आपका, तो वो कौन सा स्टॉक होगा? देखिए, मेरा शॉर्ट का व्यू नहीं है। मेरा समझना है कि पिछले 2 या 3 सेशन में आईटी में जो गिरावट देखने को मिली है वो केवल एक करेक्शन है, क्योंकि अगर आप देखें तो 26,500 से ये इंडेक्स लगातार हायर टॉप्स हायर बॉटम बना रहा है और बीच बीच में इस तरह के करेक्शन देखने को मिले हैं। हर करेक्शन पे 20 डे मूविंग एवरेज के अराउंड इंडेक्स ने सपोर्ट लिया है, और अगर अभी के लेवल्स देखें तो 20 डे मूविंग एवरेज शायद 250 पॉइंट नीचे है केवल। तो मैं नहीं समझता कि ये सही समय है शॉर्ट करने का, थोड़ा वेट कर लेना बेहतर है। अगर ये 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेता है 1 से 2 दिनों बाद, तब अपॉर्चुनिटी मिलेगी नेक्स्ट मूव के लिए, तब खरीदारी करने के मौके होंगे, लेकिन आई थिंक यहाँ पर शॉर्ट नहीं करना चाहिए। ओके, यहाँ पर शॉर्ट नहीं करना चाहिए। निफ्टी आईटी आज करीब 550 पॉइंट नीचे। अब ये एग्जैक्टली अपने 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज की तरफ जाता हुआ 30,100 के करीब प्लेस्ड है, और देखते हैं कल जब हम स्टार्ट करेंगे तो ये आज ओवरनाइट नैस्डैक से क्या क्यूज मिलते हैं उसके बाद इस पर बात करेंगे। श्रीकांत चौहान भी अब जुड़ गए हमारे साथ। श्रीकांत, गुड आफ्टरनून। श्रीकांत, आप कैसे देख रहे हैं आज की वीकनेस को और आपकी ट्रेड्स क्या होंगे इस समय की? गुड आफ्टरनून अनुज। देखिए, मुझे लग रहा है कि मार्केट जो है वो एक कंसोलिडेशन रेंज में आ चुका है, और 18,600 18,500 एक बड़ी रेंज है जहाँ पे मार्केट के लिए एक बड़ा सपोर्ट है इन टर्म्स ऑफ ऑप्शन स्टैटिस्टिक्स, इन टर्म्स ऑफ रिट्रेसमेंट्स, और प्रीवियस हाई भी 18,600 के आसपास का ही था। तो वहां पे मुझे लगता है कि थोड़ा और वक्त निकाल सकता है, लेकिन ओवरऑल फॉर्मेशन ये इंडिकेट करता है कि शायद एक बार मार्केट 19,000 के करीब जाएगा आने वाले कुछ दिनों में।
और उसी का एक कंसोलिडेशन चल रहा है। अगर इस मार्केट में अगर कुछ एक स्टॉक्स अगर मुझे चुनने हैं तो मुझे लगता है कि सीमेंट स्टॉक्स के ऊपर हम बिल्कुल भरोसा कर सकते हैं, बिकॉज वहां पे जो फॉर्मेशन है वो इंडिकेट कर रहा है कि वहां पे और भी कंटिन्यूएशन देखने मिलेगा। और उसमें अंबुजा सीमेंट अच्छा लग रहा है कि जो अराउंड 583 585 ट्रेड कर रहा है। ये स्टॉक हमें लगता है कि 600 610 के लेवल्स दिखा सकता है, और अगर मैं करंट लेवल से लॉन्ग करता हूं तो मुझे स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा अराउंड 570। तो अंबुजा सीमेंट को करंट लेवल से लॉन्ग करके चले फॉर द टारगेट ऑफ 600। ओके, अंबुजा सीमेंट अपने लाइफ टाइम हाई से बहुत करीब, विद इन 8 रुपीज़ लाइफ टाइम हाई की, और स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इस समय स्टॉक में 582.80 का रेट इस समय। वोडाफोन आइडिया पर एक न्यूज़ फ्लैश हुई थी। ये न्यूज़ एक्चुअली करीब 5-10 मिनट पहले आई थी जब एक्सचेंजेस पर हिट हुई थी। बेसिकली इशू सारा ये है कि वोडाफोन आइडिया ने एक ATC के साथ करार किया था एक डेट मनी रेज करने के लिए, लेकिन उसकी एक प्री कंडीशन ये थी कि वो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक, आपको याद होगा जो एक रूलिंग आई थी सुप्रीम कोर्ट की, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इनको वोडाफोन सब टेलीकॉम कंपनियों को पैसा पे करना था, AGR रूलिंग को जो आई थी, उसके तहत एक ये डिसाइड हुआ था कि शायद गवर्नमेंट इसको एक इक्विटी में कन्वर्ट कर लेगी। जो गवर्नमेंट को इतना वोडाफोन आइडिया को बकाया देना है वो गवर्नमेंट इक्विटी में कन्वर्ट कर लेगी, लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कोई कम्युनिकेशन मिली नहीं है वोडाफोन आइडिया को, इसके लिए वो कह रहे हैं कि ये जो एक उनका जो एग्रीमेंट था वो एक तरीके से लैप्स कर गया है और अब दोबारा उनसे बात करनी होगी और उसके लिए दोबारा शेयर होल्डर अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो मयूरेश, ये क्या वोडाफोन आइडिया को मान लें कि अब ये एक स्लो डेथ है टुवर्ड्स जीरो, या फिर अभी भी कुछ यहाँ पर हो सकता है? तो आई थिंक कोशिश तो काफी चल रही है अनुज जी इन टर्म्स ऑफ इक्विटी कन्वर्जन, डाइल्यूशन, बट आई थिंक जो न्यूज फ्लैशेस आ रहे हैं बार बार और जो न्यूज फ्लो आ रहे हैं वो बिल्कुल सपोर्टिव नहीं है, एटलीस्ट ऑन अ फंडामेंटल रीजन। दूसरा देखिए, आई थिंक की जो कॉन्शियस स्ट्रैटेजी रही है ऑफ गिविंग अवे सर्कल्स, जहाँ पे भारती और रिलायंस जियो ने अच्छा खासा आई थिंक होल्ड पकड़ लिया है, दे आर ओनली होल्डिंग ऑन टू देयर की सर्कल्स, जहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइबर बेस इनका बना है। और एक दिक्कत जो सबसे बड़ी इनके साथ है, जो कन्वर्जन करना है अभी भी फ्रॉम 2G टू 3G टू 4G, इनके अभी भी मेजॉरिटी ऑफ सब्सक्राइबर्स 2G वाले प्लेटफॉर्म पे है, जो बहुत बड़ी दिक्कत पैदा करते हैं। तो मुझे लगता है आई थिंक डेट लेवरेज का तो इशू है ही, स्पेक्ट्रम पेमेंट्स का इशू है, ये जो इक्विटी कन्वर्जन की हम बात कर रहे हैं तो पैसिव डाइल्यूशन होगा, एटलीस्ट एक बेल आउट मैकेनिज्म बन जाता है, बट इसका क्या होगा, आई थिंक गिब्स एंड बट्स में बहुत सारे हेडविंड्स बन के रहती है, बोथ फ्रॉम अ फंडामेंटल पर्सपेक्टिव, अर्निंग्स पर्सपेक्टिव एंड फ्रॉम अ कॉर्पोरेट न्यूज फ्लो पर्सपेक्टिव एज वेल। मुझे नहीं लगता आई थिंक कोई अग्रेसिव स्ट्रक्चर लेना चाहिए स्टॉक के ऊपर। रेंज बाउंड ट्रेड में फंसा हुआ रहेगा ये स्टॉक, कहीं ना कहीं बेहतर स्टॉक से इन द ब्रॉड। ओके, ये वोडाफोन आइडिया पे आपका व्यू था मयूरेश जी का। इस बीच याद रखिएगा निफ्टी 18612 और 43117, जहां पे हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी, एग्जैक्टली उसी ट्रेजेक्ट्री को हम अभी भी अगर आप देखें ट्रेड करते हुए। सुदीप शाह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुदीप, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। इंडेक्स बहुत रेंज बाउंड इवेंट की तरफ देखते हुए, और आई थिंक कोई डिसाइसिव मूव नहीं ले रहे हैं, बट स्टॉक स्पेसिफिक आपकी अप्रोच क्या है, क्या चीज़ कर रहे हैं आप इस वक्त? इस वक्त अभी गुड आफ्टरनून वीरू जी, इस वक्त हम देख रहे हैं कि आज सीमेंट स्टॉक्स में अंबुजा सीमेंट, ग्रासिम और ACC इसमें एक अच्छा मोमेंटम बना है और मिड कैप सीमेंट में भी काफी अच्छा मोमेंटम बना है। तो मेरा 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 पिक रहेगा पहला अंबुजा सीमेंट पे। मुझे लग रहा है अंबुजा सीमेंट में एक अच्छा मूव आ सकता है। वीकली स्केल पे स्टॉक ये हम देख रहे हैं हायर टॉप हायर बॉटम बना रहा है और अपने डेली और वीकली दोनों एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। प्लस स्टॉक का पिछले कुछ 15-17 सेशन से अगर हम देखें तो 13 EMA का सपोर्ट लेके वो होल्ड कर रहा है और आज हमें वॉल्यूम के साथ एक अपमूव देख रहे हैं, एक ब्रेकआउट देख रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक में मोमेंटम आने वाले दिनों में बना रहेगा और 573 के स्टॉप लॉस से 605 के टारगेट के लिए मेरे ख्याल से अंबुजा सीमेंट में एक ट्रेडिंग कॉल हम ले सकते हैं यहाँ पे बाई साइड पे। चलिए ठीक है, तो ये अंबुजा सीमेंट पर दूसरी कॉल इस समय शो में आती हुई। एक काम करते हैं अब, अच्छा रेलवे के काफ़ी स्टॉक्स लिस्टेड हैं और पिछले एक महीने में हमने ज़बरदस्त तेज़ी देखी है रेलवे स्टॉक्स में। अब उसका एक कारण समझ में आ रहा है, जो बजट आने वाला है उसमें सरकार का काफ़ी फोकस रह सकता है रेलवे सेक्टर पर। 25 से 30% जो बजट है वो इंक्रीज हो सकता है रेलवेज का। इस खबर पर डिटेल दे रही है हमारे साथ दीपाली नंदा जुड़ गई। दीपाली जी बताइए क्या पिक कर रही हैं आप?
देखिए सोर्सेज से हमें जानकारी मिल रही है कि इस बार अगर हम जीबीएस की बात करें, बजटीय सहायता की बात करें, तो रेलवे को 25 से 30% ज्यादा एलोकेशन मिल सकता है। काफी अहम ये साबित होगा और खास तौर पर जो फोकस रहेगा वित्त मंत्री का, वो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरह से मजबूत किया जाए और कैसे इसका एक्सपेंशन किया जाए, इस पर देखने को मिलेगा। अगर स्पेसिफिक एरियाज की बात करें तो रोलिंग स्टॉक की संख्या बढ़ाने, ट्रैक्स की डबलिंग करने और 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का टारगेट जो रेलवे लेकर चल रही है अगले 5 से 6 साल में, इन सभी मेजर प्रोजेक्ट्स के लिए भी एलोकेशन बढ़ता हुआ यहां पर दिखाई देगा। अगर पैसेंजर्स के हिसाब से बात की जाए, रोलिंग स्टॉक के हिसाब से बात की जाए, तो वंदे भारत को लेकर एक बड़ी खबर, एक बड़ी इंफॉर्मेशन हमें आने वाले बजट में देखने को मिल सकती है। सोर्सेस हमें बता रहे हैं कि 100 से ज्यादा नई वंदे भारत ट्रेन की मैन्युफैक्चरिंग का अनाउंसमेंट भी इस बजट में किया जा सकता है। नई वंदे भारत इसलिए क्योंकि स्लीपर के साथ इन नई वंदे भारत ट्रेन को लॉन्च करने की योजना है। एक और इंपॉर्टेंट अपडेट ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम कवच को लेकर है। पिछले बजट की बात करें तो 2000 किलोमीटर को इसके अंडर लाने का ऐलान किया गया था और सोर्सेस हमें बता रहे हैं कि इस बार भी इसका एक्सपेंशन होता हुआ हमें दिखाई देगा। तो दीपाली बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब एक काम कीजिए जनाब, इसी खबर के साथ मयूरेश जी को जोड़िए। और मयूरेश, आपने इनफैक्ट पूरी खबर सुनी कि इस बार अगर आप देखें रेलवे के विस्तार के लिए जो बजट में आवंटन है उसको सब्सटेंशियली अगर आप देखें हाइक किया सकता है, लगभग 25 से 30%। बट आई थिंक अगर आपको अप्रोच करना हो इस खबर के मद्देनज़र कि भाई एक मूव तो हम देख ही चुके हैं, IRCTC काफ़ी हद तक फ्लैट रहा, RVNL में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव था। आपको अगर चेस करना हो इस वक्त रेलवे के, अगर आप देखें स्पेस से कोई स्टॉक, तो टेक्निकली एंड इन टर्म्स ऑफ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको क्या बेटर लग रहा है इस वक्त चेस करने के लिए, क्योंकि एक सब्सटेंशियल मूव ऑलरेडी आ चुका है? एब्सोल्युटली पॉइंट टेकन वीरू जी, और अच्छा खासा आई थिंक जेस्टेशन हो गया है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ ऑल द फ्रंट लाइन रेलवे स्टॉक्स। वो आप इरकॉन की बात कर लें, वो आप RVNL की बात कर लें, वो आप IRFC की बात कर लें, तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो फ्रंट लाइन रेलवे स्टॉक्स है इसमें अच्छी खासी मूव आ चुकी है। अभी इसके जो एंसिलरी प्लेयर्स है आई थिंक इस पे जरूर ध्यान दिया जा सकता है, क्योंकि जैसे दीपाली जी बता रही थी, आई थिंक जो एक एडेड बजट एलोकेशन है और जो हो ही रहा है हर एक बजट सत्र में रेलवेज की तरफ, सिग्नलिंग सिस्टम हो, ट्रैक लिंक सिस्टम हो, रेलवे वैगन हो, वंदे भारत ट्रेन हो या इवन मेट्रो कोचेस, आई थिंक जो रेलवे को बेरिंग्स प्रोवाइड करती है ये कंपनीज को आई थिंक ध्यान दिया जा सकता है। वी आर हैविंग अ वेरी स्पेशल फोकस ऑन दिस, क्योंकि ओवरऑल बेरिंग मार्केट इटसेल्फ डबल होनी चाहिए, 1.8 बिलियन से लेकर 3.6 बिलियन डॉलर्स तक का। टिमकिन एक बहुत अच्छे पिवट जोन में है ऑन दी ओनियन एंड मार्केट फिलॉसफी। हमें लगता है आई थिंक जो एक्सपेक्टेशन हम बांध के रख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मोर मेट्रोज कमिंग थ्रू, और अगर आप कॉन कॉल सुनिए सारी बेरिंग कंपनीज का, दे आर एक्सपेक्टिंग लैक्स ऑफ बेरिंग्स टू प्रॉब्ली गेट प्रोड्यूस्ड, क्योंकि जितने वैगन्स या मेट्रो कोचेस हो सकते हैं ऑलमोस्ट 24-30,000 इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर्स या टेंडरिंग प्रोसेस एक ह्यूज हो सकता है। दूसरा आई थिंक जो कोर रेलवेज के लिए भी बेरिंग्स लगते हैं, जो स्पेशलाइज बेरिंग्स रखते हैं, वो रोरल बेरिंग्स हो या सिलेंड्रिकल बेरिंग्स हो, ये कंपनीज आई थिंक अच्छी खासी आई थिंक एक ट्रैक्शन में रहेंगी, बोथ इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ग्रोथ, और इनपुट कॉस्ट अच्छी खासी कम हो गई है, क्योंकि बीइंग कमोडिटी कंज्यूमर्स इनकी जो लागत लगती है इन टर्म्स ऑफ प्रोक्योरिंग रॉ मटेरियल स्पेसिफिकली सेकंड हाफ में, ये अच्छी खासी कम होगी, विद मोर ऑर्डर्स कमिंग थ्रू, बेटर मार्जिन ऑर्डर्स, गुड ऑपरेटिंग लेवरेज, और जो बहुत ज्यादा डेट इनके बुक्स पे है नहीं। मुझे लगता है बेरिंग स्टॉक्स को डेफिनेटली फोकस पे रखना चाहिए। टिमकन प्रॉब्ली फॉल्स इनटू द रडार एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, प्योरली फ्रॉम अ मोमेंटम पर्सपेक्टिव, इस पे जरूर ध्यान दिया जाए। ओके, टिमकिन पे ध्यान दिया जा सकता है। इरकॉन भी काफ़ी अच्छा एक्चुअली मूव आपको दिखा चुका है। उसके अलावा RVNL, इसमें भी ज़बरदस्त मूव था। IRFC एक ऑब्वियसली एक अलग कैटेगरी में आता है, लेकिन इरकॉन का मूव देखिए ज़बरदस्त, इस समय 3.5% का मूव। इनफैक्ट इरकॉन पर कोई फॉलो ऑन इन बात करते करते सारे स्टॉक्स वापस एक बार सर्च दिखाते हुए कोई व्यू यहाँ पर मयूरेश इरकॉन पर? नहीं, बढ़िया स्टोरी है अनुज जी। तो आई थिंक अगर आप इसका ऑर्डर बुक देखें तो जो रेवेन्यू विजिबिलिटी है FY22 रिपोर्टेड नंबर्स के ऊपर 4 से 5 गुना की रेवेन्यू विजिबिलिटी मिलती है। दूसरा आप ये देखिए, जो मैनेजमेंट बहुत स्पष्ट तरीके से कह रही थी कि मार्जिन पे क्या दबाव आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है थोड़ा दबाव, जैसे मैं कह रहा था बिकॉज ऑफ इनपुट कॉस्ट, बट क्या नए ऑर्डर्स आ सकते हैं? आप देखिए जो रफ्तार से वंदे भारत के टेंडरिंग चल रही है, जो वैगन्स की टेंडरिंग चल रही है, मुझे लगता है आई थिंक ऑल दीज कंपनीज बेनिफिट क्वाइट सिग्निफिकेंटली। इरकॉन भी एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी रहता है पूरी चीज में, और इसलिए फ्रंटलाइन स्टॉक्स हालांकि चल चुके हैं,
आई थिंक अगर थोड़ा इनको रिस्पाइट मिलता है, थोड़े वैल्यूएशंस पे सस्ते होते हैं और थोड़ा पिवट के लेवल्स थोड़ा पुल बैक देते हो तो ओनिल मेथोडोलॉजी आई थिंक शायद बेहतर ऑल्टरनेट एंट्री के मौके हो जिनके पास है, आई थिंक वो मोमेंटम जरूर राइड कर सकते हैं इस पोजीशन में। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, 4 का चौका की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सस्ता ऑप्शन सुदीप शाह के थ्रू। सुदीप जी बताइए। आफ्टरनून अनुज जी। अनुज जी, मुझे लग रहा है कि सस्ते ऑप्शन में हमें अदानी एंटरप्राइज को मैं चूज करना चाहूंगा। 4050 कॉल। 8 दिन के कंसोलिडेशन के बाद हमने देखा है कि अदानी एंटरप्राइज में एक बहुत अच्छा बुलिश मूव आज देखा गया है वॉल्यूम के साथ, और स्टॉक अपने 13 EMA से आज सपोर्ट लेके रिबाउंड कर रहा है। तो करंट मार्केट प्राइस से मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक 4150 4200 तक जा सकता है। इसका स्टॉप लॉस हमें रखना चाहिए 3970 कैश लेवल्स के हिसाब से, और 4050 कॉल हम ले सकते हैं जो तकरीबन 148 150 की अभी चल रही है, 120 के स्टॉप लॉस के साथ 200 के टारगेट के लिए। ओके, तो अदानी एंटरप्राइजेस की 4050 की कॉल, ज़बरदस्त मोमेंटम इस समय इस स्टॉक में आता हुआ, और यहाँ पर भी बाय किया जा सकता है ये सुदीप की कॉल। गाबा जी, एफएनओ सुपरस्टार, बताइए उन दो में से कोई चूज कर रहे हैं या चेंज किया? नहीं, अब तीसरा ऑलवेज अ न्यू व्यूअर्स का फायदा होना चाहिए। बिल्कुल। मैंने चुना है अंबुजा सीमेंट। इसका चार्ट स्ट्रक्चर मुझे बहुत ही बढ़िया लगता है, सेटअप अच्छा है, ट्रेड कर रहा है 587 पर। इसके हिसाब से लगता है जो रीसेंट हाई वो शायद पार कर ले। टारगेट होगा 600 के आसपास, टॉप होगा 581 अंबुजा सीमेंट्स। ओके, अंबुजा सीमेंट्स आपकी स्क्रीन पे, और फिर लेते हैं चार्ट का चमत्कार स्वाति जी के सौजन्य से। बताइए स्वाति जी, क्या पिक कर रही हैं आप? यस, चार्ट के चमत्कार में मैं JSL बाय देना चाहूंगी। JSL में हम देख रहे हैं कि काफी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव मोमेंटम है। अगर हम डेली चार्ट्स पे देखें तो हाई टॉप्स हाई बॉटम फॉर्मेशंस में, वीकली चार्ट में इसने एक पेंडेंट पैटर्न का ब्रेकआउट दे रहा है। आज भी जिस हिसाब से उसने 3.5% प्लस है वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दे दिया है ये काउंटर। मुझे लगता है इसमें काफी स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है 195 200 के रेंज टेस्ट करने की। तो करंट लेवल पे बाय कीजिएगा JSL, स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा 185 का और इमीडिएट टारगेट ऑफ 195। ओके, 180 का स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे, और JSL को, जिंदल स्टेनलेस को आपको यहाँ पे चेस करना है। अब मयूरेश जी के पास चलते हैं मिड कैप फंडा के लिए। मयूरेश बताइए क्या पिक कर रहे हैं आप? तो वीरू जी, आई थिंक मिड कैप से लार्ज कैप फंडा है आज के तारीख में। अभी अनुज जी से बात हो रही थी वोडाफोन आइडिया के ऊपर। आई थिंक अगर वोडाफोन आइडिया सर्विस नहीं कर पा रहा है, आई थिंक द बिगेस्ट एडवांटेज एंड गेनर बिकम्स भारती एंड जियो। तो आई थिंक भारती इज समथिंग दैट वी लाइक फ्रॉम अ टैक्टिकल पर्सपेक्टिव। हमारे ट्रेडर्स पे टीम को आई थिंक भारती काफी अच्छा लग रहा है। 2-3 चीजें हो रही है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक, आई थिंक जो आरपूस की हम मूवमेंट देख रहे हैं, और सुनील भारती विट्ठल जी आई थिंक बहुत क्लियर रहे हैं ऑफ एन आरपू टारगेट ऑफ अराउंड 300 ऑड रुपीज। तो वो तो आई थिंक इमीडिएट फ्यूचर में नहीं होगा, बट ही स्लोली एंड स्टेडीली टेलीकॉम कंपनीज आर टेकिंग दैट हाइक्स। और जैसे हाइक्स लिए जाएंगे, मुझे लगता है आई थिंक जो लेवरेज की एक तकलीफ है बैलेंस शीट के ऊपर, ये स्लोली एंड स्टेडीली कम होते जाएगी। तो मुझे लगता है आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ बिगेस्ट ड्राइवर एंड ट्रिगर फॉर द स्टॉक। दूसरा देखें, आई थिंक जो इनके 2 इंपॉर्टेंट सर्कल्स थे पिछले 2 या 3 हफ्तों में, हरियाणा और उड़ीसा, और लगभग 5% के आसपास है ऑन द ओवरऑल बिलिंग और ओवरऑल ग्रॉस रेवेन्यूज। बट इन्होंने उनका जो मिनिमम रिचार्ज पैक है 99 रुपीज को कंप्लीटली विड्रॉ कर लिया, और 155 रुपए का रिचार्ज पैक अभी आ गया है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो स्पेसिफिक सर्कल्स में भी इनकी जो एक हाइक्स हो रही है बोथ प्रीपेड और पोस्टपेड पैक्स पे, ये आई थिंक ओवरऑल आरपूस को सहारा देगी। तीसरा आप देखें जो सम ऑफ पार्ट्स वैल्यू है, कोर बिजनेस को आप देखें विद इंप्रूविंग कैश फ्लोज, एक अच्छा खासा वैल्यूएशन मिलेगा। टावर बिजनेस इज डूइंग वेल। एप्लीकेंट बिजनेस को आप अगर एक रीजनेबल सिंगल या मिड सिंगल डिजिट का एक मल्टीपल देते हुए EBITDA पे, तो भी आई थिंक एक अच्छा खासा वैल्यू जनरेट होता है। और जनरली आई थिंक नेट डेट टू EBITDA लेवल्स एट 2.1 टाइम शुड स्टार्ट कमिंग डाउन क्वाइट सिग्निफिकेंटली। तो 3-4 चीजें आई थिंक जो टेलमेंट होकर बन सकती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई थिंक इवन इफ देयर इज अ स्लो डाउन फियर, आई थिंक जो डेटा कंजम्पशन है उसमें कोई कमी नहीं होती एज वी ऑल विटनेस्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो मुझे लगता है कि थोड़ा एक रिसेशनरी प्रूफ स्टॉक जैसा भी हो जाता है। तो एक टैक्टिकल कॉल जरूर रहेगा। टारगेट ऑफ 920 इज व्हाट वी आर लुकिंग एट विद द स्टॉप लॉस प्लेस्ड एट 819। ओके, चलिए तो थोड़ा आज लार्ज कैप फंडा आ गया मिड कैप फंडा की बजाय, लेकिन भारतीय है। चलते काम करते हैं, क्विकली रैप अप करते हैं ट्रेड्स को। सबसे पहले सस्ता ऑप्शन आपको मिला अदानी एंटरप्राइज के 4050 की कॉल, ये आपको सजेस्ट की गई। इसमें टारगेट है 200 रुपये का, स्टॉप लॉस है करीब 120 रुपये का। ये आपके लिए पहला ट्रेड था। एफएनओ सुपरस्टार गाबा जी ने चूज़ किया अंबुजा सीमेंट,
और इसमें एक टारगेट 600 रुपये का और स्टॉप लॉस लगाना है आपको 581 रुपये का। 600 पर अगर जाता है तो एक फ्रेश ऑल टाइम हाई होगा। चार्ट का चमत्कार स्वाति जी की तरफ से जिंदल स्टेनलेस GSL जो उसका नया नाम है, उसमें टारगेट 195 का और स्टॉप लॉस 180, करंट प्राइस 185, तो 2:1 का रिस्क रिवॉर्ड आपके लिए। और मिड कैप फंडा के बजाय आज लार्ज कैप फंडा है भारती एयरटेल, और ये शायद जो वोडाफोन पर अभी लेटेस्ट न्यूज़ आई उसके चलते मयूरेश ने सजेस्ट किया कि आप वोडाफोन में भारतीय में बाय करिए, क्योंकि वोडाफोन स्पेन का मतलब होगा भारतीय गेन ना। चलिए अब एक काम करते हैं, अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं JM फाइनेंशियल्स के मैनेजिंग डायरेक्टर आशु मदान। आशु जी गुड आफ्टरनून। तो एक्चुअली सुन पा रहे हैं आशु जी मुझे? यस अनुज, एब्सोल्युटली, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। तो कैसे अप्रोच कर रहे हैं मार्केट को? आज थोड़ा सा मार्केट का खेल बिगड़ा है। कल ओवरनाइट एक्शन के बाद सुबह हालांकि लग रहा था कि मार्केट एक बार नीचे के लेवल से बाइंग दिखा रहा है, लेकिन थोड़ा सा मामला गड़बड़ाया। आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं मार्केट को? अनुज देखिए, मार्केट ना रेंज के अंदर है, इंडेक्स कुछ नहीं कर रहा, और जो लो विक्स है ना, सबसे अच्छी बात है कि इट इज लिविंग अप टू द एक्सपेक्टेशंस, धोखा नहीं दे रही है वो सबसे अच्छी बात है कि जो लो विक्स है हमारे को धोखा नहीं दे रही है। नॉर्मली क्या होता है, ऐसी लो विक्स होती है तूफान से पहले की शांति होती है, लेकिन वो तूफान अभी भी आया नहीं है और दिख भी नहीं रहा। मुझे दिसंबर में भी नहीं दिखता वो। अगर वो होगा तो आई थिंक दिस लो विक्स रिजीम आई थिंक विल कंटिन्यू फॉर टिल दिसंबर। आई थिंक जनवरी से इसमें कुछ अगर उठा पटक होगी तो उसकी तैयारी पहले थोड़ी सी शुरू हो जाएगी। तो मार्केट रेंज के अंदर है, कोई तंग नहीं कर रही है, इंडेक्स में कोई बहुत बड़ा ट्रेड बन के नहीं आ रहा है। एंड ऑब्वियसली जो ऑप्शन सेलर्स हैं वो तो कुछ ना कुछ लगा ही हुआ है, लेकिन वो क्या होता है कि उनको भी रिस्पाइट मिलता है, थोड़ी सूदिंग मिलती है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि ये फॉर एन ऑप्शन सेलर डेंजरस रिस्क है, बट एवरीबडी वो जो होता है ना, पानी रास्ता ढूंढ लेती है, तो उस तरह से काम चल रहा है। बट मुझे लगता है कि ये अभी कुछ टाइम तक और चलेगा। और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अनुज, जो सबसे अच्छी बात पिछले दिनों में देखी है, नॉर्मली क्या होता है कि हमेशा, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ इंडेक्स इज द बेस्ट स्टॉक, तो वो इंडेक्स इज द बेस्ट स्टॉक ही होता है, उसी में पैसे बनते हैं। बट इंडेक्स तो रेंज के अंदर है, लेकिन मिड कैप, स्मॉल कैप्स, इवन लार्ज कैप्स में देयर आर बाइंग और वो पैसे बन रहे हैं लोगों के। तो आई थिंक आई एम मोस्ट हैप्पी अबाउट दिस सिचुएशन, क्योंकि जो पब्लिक पार्टिसिपेशन होती है, जो रिटेल पार्टिसिपेशन होती है ज्यादा पब्लिक की, वो स्टॉक्स के अंदर होती है। और जब ऐसा, मतलब एक बहुत ही रेयर फिनोमिना है कि इंडेक्स एक रेंज के अंदर है, घटने के बाद भी स्टॉक्स पे जो अच्छे स्टॉक्स हैं वो चल रहे हैं और उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है और लोगों के पैसे बन रहे हैं। आई थिंक दिस फिनोमिना शुड कंटिन्यू फॉर सम मोर टाइम। और जो पहला सिग्नल आएगा अगर मार्केट ने करेक्ट होना है, तो वो स्टॉक के डिस्ट्रीब्यूशन से ही आएगा, जो कि अभी बहुत फर्स्ट सिग्नल आया, लेकिन मुझे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। अभी भी स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट चलती रहेगी और मुझे लगता है कि बिकॉज we will be approaching budget और बहुत सारी चीजें होंगी, तो कुछ सेक्टोरल थीम्स, कुछ स्टॉक्स, ये सब आगे निकल के आते रहेंगे, तो अभी भी कोई बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है। And having said that, Anuj, if you want, we can discuss about. I mean, I can do the follow-up of the views shared on few stocks last couple of weeks जो मैं आपसे मिला हूँ। और एक आपको ध्यान होगा, इंडेक्स ट्रेड था। एक इंडेक्स पे आपने, हाँ, इंडेक्स पे आपने एक ट्रेड दिया था, मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी में था वो, जो सॉरी नहीं, वो निफ्टी में था। निफ्टी में, हाँ, वो निफ्टी में हाँ। तो निफ्टी में अनुज आपको ध्यान होगा, हमने 18,500 की एक मंथ एंड की पुट ली थी 150 में, और उसके अगेंस्ट 18,000 की 50 में बेची थी, जो आप कह रहे थे कि बेचने की क्या जरूरत है, 50 रुपए का स्टॉप लॉस रख लेते हैं। तो अगर वो स्टॉप लॉस रखते हैं अनुज, तो वो अगले दिन एक बार वो 95 हिट कर गई थी और आज फिर 150 के ऊपर थी सुबह, अभी 135 है। सो आई थिंक दैट इज द ब्यूटी ऑफ ट्रेड, जो हम स्प्रेड के थ्रू करते हैं कि वो स्टॉप लॉस इनबिल्ट होता है, मुझे नहीं करना। और हमने वो 95-100 में एवरेज की, सो आवर एवरेज इज नाउ 125 अगेंस्ट ऑब्वियसली सेलिंग की एवरेज भी कम हो गई है। तो वो ट्रेड अभी भी ऑन है, क्योंकि हो सकता है कोई झटका लग जाए, बिकॉज थीटा इज इन आवर फेवर, अभी भी लंबा महीना है, मुझे मिल सकता है। हैविंग सेड दैट, जो भी स्प्रेड्स अनुज मैंने अभी आपसे लास्ट में शेयर किए हैं, जो स्टॉक्स हैं, अभी भी उनमें व्यू पॉजिटिव है, विच इज लेड बाय यूपीएल, अंबुजा, कॉनकॉर, डेल्टा। और आज एक या दो स्टॉक्स और हैं, अगर आप कहें तो मैं आपसे वो व्यू शेयर कर लेता हूं। सो वी आर कंटिन्यूइंग विद आवर स्प्रेड्स। और अनुज, स्प्रेड की ब्यूटी ये है कि 10 रुपए ऊपर नीचे स्टॉक हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज आई एम इन द रेंज, एज लॉन्ग एज आई एम इन द रेंज मुझे वो प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। तो शांति रहती है, कोई जिट्टे नहीं रहते कि गैप डाउन हो रहा है, खुलते ही बेचना है, बेचने के बाद और नीचे आ जाएगा, या मतलब वो सब जो जिटर्स हो जाते हैं ना एक नॉर्मल ट्रेडर को, और वो बिल्कुल वैलिड जिटर्स है, बिकॉज ऑल सेड एंड डन वी आर एट द ऑल टाइम हाई। और यहाँ से जब भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा अनुज,
तो पेन तो बहुत बड़ा देगा, और पास में हमेशा हुआ है और इस बार भी होगा। कब होता है, कैसे होता है, दैट इज द क्वेश्चन, सो वन हैज टू बी वेरी अलर्ट इन द मार्केट। ओके अच्छा आशु जी, एक ही करके स्टॉक्स पे आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे आपकी यूपीएल की वो कॉल, उस दिन भी जब डिस्कशन हो रहा था बेहद शानदार वो कॉल थी, एंड यूपीएल इस वक्त इस दौर की यानी पोस्ट 14 अक्टूबर हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पे आके बैठा है। और माफ कीजिएगा आशु जी, अभी भी अगर टेक्निकली देखें तो बहुत स्ट्रांगली प्लेस्ड है। यूपीएल पे आपका जो फ्रेश व्यू है क्या है, और अगर ये 800 की ट्रैजेक्टरी को पार कर जाए आशु जी इस बार, तो कहां तक का स्विंग लग रहा है आपको पॉसिबल? वीरेंद्र देखिए इसकी मूवमेंट समझिए, जब ये 775 गया 55 से, तो 10 रुपए का करेक्शन दिया 760। उसके बाद जब पिछली बार 795 आया तो उसके बाद 20 रुपए का करेक्शन दिया 775। उसके बाद ये कल 810 रुपए था, आज फिर 20 रुपए का करेक्शन दिया, तो हायर हाइज और हायर लोज बना रहा है। यही होता है वीरेंद्र जो डिफरेंस है एक नॉर्मल ट्रेडर। देखिए मैं मानता हूं कि ऑन द स्ट्रीट मेरे जो व्यूज या ट्रेड्स होते हैं वो एक प्रोफेशनल ट्रेडर के लिए नहीं, एक आम जनता, एक रिटेल जिसको शांति चाहिए होती है, जो भाग भाग के ले नहीं सकता, हर मूव पे बुक नहीं कर सकता और हर डिप पे ले नहीं सकता, उसके लिए होते हैं। तो आप ये देखिए कि अल्टीमेटली हायर हाइज और हायर लोज बना रहा है, और हर हायर हाई के बाद वो 10-15 रुपए की करेक्शन भी देता है। तो 1300 का लॉट है, सबको लगता है कि यार नीचे आ रहा है या बुक करने, लेकिन अल्टीमेटली ऊपर का भाव है। तो मैं अपने 750 820 स्प्रेड के साथ शांति के साथ बैठा हूं। ऑब्वियसली ये हमें गाड़ी में चढ़ाना वीरेंद्र हमारा काम है, किसी को 5000 बुक करना है, किसी को 10,000 बुक करना है, किसी को 15,000 बुक करना है। ये सबके अपने जैसे रिस्क एपेटाइट होता है वैसे प्रॉफिट एपेटाइट भी है, या जिसका जितना मन है वो बुक करे। अपने को एक ट्रेड राइट डायरेक्शन में पकड़ लेना है। तो अगर इफ यू टॉक अबाउट द स्टॉक, यूपीएल में पॉजिटिव व्यू है, बट वीरेंद्र जो ये मार्केट धीरे धीरे हो रही है ना, मैं बार बार शेयर करता हूँ, आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम शेयरिंग विद यू एंड अनुज, ये धीरे धीरे जो मार्केट हो रही है ना, ये नहीं रहेगी कि क्या लेना है और क्या बेचना है, कैसे लेना है और कैसे बेचना है। सो आई थिंक दिस कैसे हाउ विल बिकम एन इंटीग्रल पार्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन आवर लाइफ, और ये आने वाले टाइम पे आप देखना इसकी वैल्यूएशन और बढ़ जाएगी। तो ओवरऑल कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, यूपीएल में व्यू पॉजिटिव है, या तो एवरी हाई पे मतलब बेच के ट्रेडिंग करते रहो या डिप पे लेके ट्रेडिंग करते रहो। तो आशु जी चलिए ठीक है, वो यूपीएल पे अपडेट हो गया। अब इस समय आपकी फ्रेश कॉल्स एक या दो स्टॉक्स कोई? यस, सो अनुज जो मेरा नेक्स्ट स्टॉक है वो हमने अभी मतलब 2 दिन पहले क्लाइंट से भी 1 दिन पहले शुरू किया, तो कैविएट है कि वो 3-4 रुपए ऊपर है, लेकिन कोई भी कॉल 3-4 रुपए के लिए नहीं होती या कुछ है। जो नेक्स्ट स्टॉक है, जैसे जो एनबीएफसीज में मूवमेंट आई है अनुज, वो मुझे लगता है, एंड नॉट जस्ट एनबीएफसीज, जो जिस तरह से लेगार्ड चले हैं, जो 3-3 4-4 साल के अंडर परफॉर्मर्स थे और लेगार्ड थे, एबी कैपिटल, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एंड मेनी अदर स्टॉक्स, उसी स्पिरिट में आई थिंक अगर वो चले हैं तो जो हमारा नया पिक है वो एल&टी फाइनेंस है। एल&टी फाइनेंस हमने 90-91 पे आइडेंटिफाई किया, आज भी 93-94 है। मुझे लगता है इट शुड क्रॉस 3 फिगर्स, लेकिन लेना कैसे है अनुज? अगेन स्प्रेड है, इसमें 90 रुपए की कॉल लेनी है मुझे 5.5 रुपए में, और 98 की कॉल बेचनी है 1.90 या 2 रुपए में। जो मेरी कॉस्ट आएगी अनुज वो आएगी 3.5 रुपए। 3.5 रुपए और 90 रुपीज मीन्स 93.50 या 93.60 रुपए का, 93 रुपए 60 पैसे का मैं बाहर खड़ा हो गया। यही फ्यूचर का भाव है। सो आई हैव जस्ट रिप्लेस फ्यूचर थ्रू एन ऑप्शन कि मेरे को शाम को नींद आए कि कुछ भी, देखिए एक जो ओवरहैंग सबके माइंड में रहता है ना, जो मैं बार बार बोलता हूँ, अनलिमिटेड लॉस वाला लॉट साइज है 8,900 का, इतना बड़ा लॉट साइज है। ये 3.5 रुपए मेरे को लगता है कि अगले 10 दिन के अंदर डबल हो जाएंगे। सो मतलब ये 3.5 रुपए लगा के डबल से ज्यादा पैसा मिल जाए तो इससे अच्छा क्या ट्रेड है 8,900 के, और शांति के मतलब कम वर्स कम एनीथिंग हैपेंस, मुझे नीचे में कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं वी कैन गेट आउट ऑफ दिस ट्रेड। तो एक स्प्रेड हमने ये बनाया है क्लाइंट्स के लिए जो कि फ्रेश है, मतलब अगर परसों बना दिया कल बना दिया तो ऐसा नहीं है कि आज कोई लेना चाहता है तो एल&टी फाइनेंस नहीं ले सकता, बिल्कुल लेना चाहिए, क्योंकि मेरे को लगता है 100 रुपए क्रॉस करना चाहिए। 1 लेगार्ड 1 3 साल 4 साल की कंसोलिडेशन, हैवी अंडर परफॉर्मर, नॉट द स्टॉक आई लाइक, बट ऐसे बहुत सारे स्टॉक है जो मैं नहीं लाइक करता था, धीरे धीरे करके चल रहे हैं। सो दिस फिनोमिना विल कंटिन्यू। सेकंड स्टॉक है अनुज विच इज अदानी पोर्ट, इसकी इन द मनी अगेन रिप्लेसिंग फ्यूचर, 880 की कॉल लेनी है और 60 रुपीज ऊपर वहां से 940 की एक कॉल बेचनी है। द कॉस्ट ऑफ स्प्रेड इज 27-28 रुपीज। कल ये स्प्रेड बनाया था 25 रुपए में, आज ये बन रहा है 27-28 रुपए में, तो 2-3 रुपए का जिसने कल बनाया उसको प्रॉफिट हो रहा है। बट ये अगेन 1:1 स्प्रेड। मुझे लगता है कि अदानी पोर्ट भी यहां से निकलना चाहिए, और 25 रुपए की 27 रुपए की कॉस्ट का मतलब हो गया अनुज 880 + 27, माई फ्यूचर इज स्टैंडिंग एट 907। तो
तो 903-4 तो चल ही रहा है, 910 तो सुबह भी हो गया था। यहाँ से जहां तक ऊपर जाएगा, वर्स्ट केस 27 रुपीज वो भी ट्रेड निकाला जा सकता है, क्योंकि अदानी है, आईपीएस हाई रहेंगी, ऑप्शन प्रीमियम रहेंगे, तो मुझे कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। सो वन हैज टू कंटिन्यूअसली वॉच दिस ट्रेड एंड दिस इज द वे आई टेल पीपल टू पार्टिसिपेट। क्योंकि होता क्या है अनुज, आप ये देखिए कल अदानी एंटरप्राइज में कल 100-150 रुपए की 125 रुपए की सेलिंग आई थी। सबको ये स्टॉक्स ऐसे भाव पे खड़े हो गए अनुज कि जरा सा भी लेने वाले को जरा सा भी नीचे आया तो ऐसा डर जाता है कि तो मैंने बहुत गलत ले लिया, और जो बेचने वाला है उसको लगता है कि यही तो मौका है, अब तो घटेगा, लेकिन उसके चलते कोई अदानी पोर्ट बेच देता है, और वो रिवर्सल जब होता है, एक दिन में रिवर्सल हो गया अदानी एंटरप्राइजेस का, तो अदानी पोर्ट भी मुझे लगता है कि अभी बहुत ही अंडर परफॉर्मिंग है कंपेयर टू अदानी एंटरप्राइजेस, बट आई थिंक दिस इज द रूट आई विल अडॉप्ट। मेरे लिए रूटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है अनुज, व्हिच आई कीप सेइंग। ओके, अदानी पोर्ट्स याद रखिएगा। अब अदानी पोर्ट्स में आशु जी एक स्ट्रॉन्ग मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अदानी पोर्ट्स की स्प्रेड है 880 की कॉल बाय और करीब करीब 940 की कॉल जो है सेल करनी है। 27-28 है इस स्प्रेड की कॉस्ट है, याद रखिएगा। अच्छा आशु जी, प्राइसेस के आधार पे और आज के प्राइस बिहेवियर के आधार पे आज सीमेंट स्टॉक्स में बहुत, अगर आप देखिए, कन्विक्शन बाजार जुटाने की कोशिश कर रहा है। लुक एट ग्रासिम, अंबुजा, एसीसी, इंडिया सीमेंट्स, अल्ट्राटेक, सब में काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्विंग है। हाल फिलहाल में सीमेंट स्पेस में किसी स्टॉक पे दिमाग लगाया आप लोगों ने, या फिर यहाँ पे कोई स्प्रेड क्रिएट की हो या किसी को चेस कर रहे हैं आप? मैं 2-3 स्टॉक्स को चेस कर रहा हूँ, 3 स्टॉक्स, और वो तीनों अंबुजा है। मैं काफी टाइम से, और आप छुट्टी पे थे शायद, पिछले वीक अनुज से इंटरेक्शन हुई थी और मैंने अपने तीनों स्प्रेड में ऐड किया था अंबुजा, और वो 570 था। मैंने कहा था उसकी भी जो एक बड़ी मूव के बाद की जो कंसोलिडेशन है 565-570 में वो ओवर होने वाली है, और किसी भी टाइम है कि यहाँ से चला जाएगा, तो उसमें भी हमने स्प्रेड बनाया हुआ है 770-820 का, और बिल्कुल अंबुजा में 570 और 620 का स्प्रेड बनाया हुआ है, और अंबुजा इज माय प्राइम पिक, और मुझे लगता है कि 650 रुपए का भाव आना ही चाहिए। तो अंबुजा तो चाहे डिलीवरी के लिए, चाहे प्लेन वनीला ऑप्शन के लिए, या फ्यूचर में लेके जो स्मार्ट ट्रेडर है कर सकता है। सो अंबुजा इज माय बेस्ट पिक, और ये मैंने लास्ट वीक शेयर की हुई है, एंड ये दिस इज अ पोजिशनल पिक, मतलब चाहे 5 दिन के लिए, 15 दिन के लिए या 30 दिन के लिए। ओके, चलिए आशु जी, शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और ये सारी ट्रेड्स हमारे सामने रखने के लिए, और आपसे अब बात करेंगे हम अगले हफ्ते। आज के लिए शुक्रिया। थैंक यू अनुज। तो चलिए, ये जीएम फाइनेंशियल की तरफ से एक अपडेट आपके लिए, आपने वो जो कॉल्स दी आशु जी ने वो नोट की होंगी। एक बार मार्केट की तरफ वापस नज़र रख लेते हैं। 3 बजे का एक फाइनेंशियल निफ्टी का एक मूव आ रहा है कि नहीं वो देख लेते हैं। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स एक बार लेकर आइए। ये देखिए, ये 19,200 से 19,300 के बीच में अब ये एक्सपायर करेगा। 19,200 की पुट को ज़ीरो करेगा, 19,300 की कॉल को ज़ीरो करेगा, और फ्रेश मूव मेरे ख्याल से उसके बाद ही आएगा। लेकिन निफ्टी में अब थोड़ी सी रिकवरी, लोअर लेवल से इनफैक्ट अच्छी रिकवरी अब आप इस समय निफ्टी में देख रहे हैं, और उसका बहुत बड़ा कारण है हिंदुस्तान यूनिलीवर। एक बार चार्ट लेकर आइए हिंदुस्तान यूनिलीवर का, और ये स्टॉक अब डेज हाई पर, और फ्रेश एक इम्पेटस मिल रहा है इस समय हिंदुस्तान यूनिलीवर को। इनफैक्ट ब्रिटानिया में भी तेज़ी है, नेस्ले में भी तेज़ी है। पूरा का पूरा एफएमसीजी इंडेक्स लेकर आइए एक बार जरा। बीएससी एफएमसीजी इंडेक्स आपके सामने आएगा, एनएससी एफएमसीजी, दोनों में से कोई भी, और ज़बरदस्त निफ्टी एफएमसीजी इस समय करीब करीब 1/3% का मूव। उसके अलावा थोड़ी सी बैंकों में रिकवरी आ रही है, उसका कारण है एक्सिस बैंक। और एक बार जरा रिलायंस देखिए वापस, रिलायंस एक बार फिर से कोशिश कर रहा है ऊपर आने की, और ये एक्सिस बैंक में मूव इस समय, रिलायंस इसमें भी एक मूव, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग इस समय मूव्स आ रहे हैं। श्रीकांत के पास एक बार वापस चलते हैं, एक मुझे चेक लेना है। श्रीकांत, ये सारे के सारे जो एफएमसीजी स्टॉक्स हैं, लीवर है, नेस्ले है, ब्रिटानिया है, सब में ज़बरदस्त ट्रैक्शन इस समय। कोई स्टॉक जो आप इस समय पकड़ना चाहेंगे यहाँ पर? या अनुज, इसमें हमें लगता है कि हिंदुस्तान लीवर पे ही फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये एक स्टॉक है जिसमें डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम अगर आप देखते हो, या तो अगर प्राइस एंड वॉल्यूम का अगर पैटर्न अगर मैच करते हैं, तो एक बात समझ में आती है कि इसमें काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग हो रही है, या तो एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है कि जो आने वाले दिनों में काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। करंट लेवल से मुझे लगता है कि बिल्कुल हिंदुस्तान लीवर को ही लॉन्ग करें, और अगर मैं लॉन्ग करता हूं तो यहाँ पे मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशो काफी फेवरेबल रहेगा, क्योंकि अभी 130 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें लॉन्ग पोजीशन बनानी है। हमें लगता है कि ये स्टॉक वापस एक बार 2700 या 2750 के भी लेवल्स दिखा सकता है, और आज का जो ओवरऑल फॉर्मेशन बन रहा है, ये मॉर्निंग स्टार का फॉर्मेशन बन रहा है।
तो हमें लगता है कि बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। और उसके साथ साथ अगर फोकस करना है तो मुझे लगता है फिर यूनाइटेड स्पिरिट्स या तो मैकडॉवेल के ऊपर फोकस करें, क्योंकि ये स्टॉक ब्रेकआउट में आ चुका है, लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट में है। शायद 960 970 के लेवल्स ये दिखा सकता है, 930 के करीब कंसोलिडेट हो रहा है, तो 910 के स्टॉप लॉस के साथ मैकडॉवेल को यानी कि यूनाइटेड स्पिरिट्स को लॉन्ग करके चले 960 के टारगेट्स के। ओके, यूएसएल पर आप देखिए आपका कन्विक्शन है। इस बीच निफ्टी डे हाई पर है, इट्स 18646, यानी हमने लगभग 10:56 का हाई है वो काटा अभी। और लीडरशिप एक बार फिर से रिलायंस जो कि डे हाई पर है, HDFC का पुल बैक और अभी HUL, ये 3 स्टॉक्स तक आप देखिए निफ्टी के इस मूव को स्पॉन्सर किया है। और इनफैक्ट आप एक और चीज़ देखिएगा कि निफ्टी आईटी ने जो लोअर लेवल से पुल बैक दिया, और यस इसने पुल बैक दिया, और इसका जो लो है एग्जैक्टली आज 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज निफ्टी आईटी का इट्स 3450। दैट मीन्स अभी कुछ देर पहले जब हम डिस्कशन कर रहे थे करीब वहाँ से 110 पॉइंट्स का पुल बैक है। लेकिन मैं एक स्टॉक लेना चाहता हूँ यहाँ पे, और मयूरेश जी आपकी राय लेना चाहूँगा उस पर। लेट्स ब्रिंग मारुति। मारुति आज 8730 पे हल्का सा पुल बैक है, लेकिन आज जो खबर आई एक बार मारुति का चार्ट लेके आइएगा, लगभग 1:30 और 1 बजे के बीच में जब खबर आई कि इन्होंने अपने 5 मॉडल्स को रिकॉल किया है, और जिस खबर को मैंने पढ़ा इनफैक्ट मेरे को भी काफ़ी दुख हुआ कि ग्रैंड विटारा, आई थिंक बड़ी वेटिंग के बाद इन्होंने ये ग्रैंड विटारा की लॉन्चिंग हुई, और आई थिंक 2 नवंबर से 28 नवंबर के बीच की ग्रैंड विटारा जो भी दी गई हैं, डिलीवर की गई हैं, उनको रिकॉल किया गया है। आई मीन इतनी जल्दी और इतना बड़ा इनका लॉन्च ये, इस खबर को आप कैसे रीड कर रहे हैं इस वक्त मयूरेश मारुति के लिए? एक तो सेंटिमेंटली ऑब्वियसली नेगेटिव है, क्योंकि जब मॉडल रिकॉल्स होते हैं तो जो एलिमेंटेड एक एट्रीब्यूटेड कॉस्ट लगती है वो डेफिनेटली बैलेंस शीट पे आती है, और एक संकेत बनने लग जाते हैं क्या डिफॉल्ट सारी बाकी मॉडल्स में तो है नहीं अराउंड द सेम टाइम दैट दे वर डिस्पैच्ड। तो एक सेंटिमेंटल सा इफेक्ट है। आई थिंक वर्ल्ड वाइड आप देखेंगे ऐसे बहुत से माइनर डिफेक्ट्स की वजह से गाड़ियों को रिकॉल किया जाता है, दे गेट सर्विस एंड दे आर हैंडेड ओवर अगेन। तो ऐसी कोई बड़ी दिक्कत मुझे लग नहीं रही है इन टर्म्स ऑफ व्हाई द फ्यूचर अर्निंग शुड गेट इंपैक्टेड सिग्निफिकेंटली। एक सेंटिमेंटल इंपैक्ट स्टॉक पे जरूर देखा जा रहा है, जिसकी वजह से की पिवट लेवल से ऑलमोस्ट 4% के आसपास है, बट मुझे लगता है इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। आई थिंक क्वालिटेटिव स्टॉक है, नंबर्स काफी अच्छे रहे हैं, सेमीकंडक्टर की इश्यूज जनरली आई थिंक अभी भी थोड़े परसिस्ट हो रहे हैं इंडस्ट्री वाइज, बट दैट शुड शो सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ रिकवरी। नए मॉडल्स में आई थिंक जो एक कस्टमर इंटरेस्ट आई है ये सिग्निफिकेंट है, नए मॉडल्स भी अच्छे लग रहे हैं, आई थिंक दे आर लुकिंग क्वाइट गुड। तो मुझे लगता है आई थिंक सेंटिमेंटल सेटबैक के बाद बाउंस बैक जरूर आएगा स्टॉक में। की पिवट लेवल ऑन द यूनिल इज ऑलमोस्ट एट 9000 odd rupees। मुझे लगता है जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, नॉट टू मच टू रीड दिस न्यूज़। अर्निंग्स पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं आएगा ये सारे। ओके चलिए, तो ये मारुति पर इस समय एक व्यू, शायद अर्निंग्स पर इतना इम्पैक्ट आएगा नहीं। अब एक काम करते हैं, यतिन के पास चलते हैं और जानते हैं कि डीलिंग रूम से उनको क्या फीडबैक मिल रहा है। यतिन, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून अनुज। देखिए एक बड़े इवेंट के पहले थोड़ा मार्केट लाइटन अप हो रहा है, और आज जिस हिसाब से रुपए में वीकनेस है, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन आज डीलिंग रूम्स में है। ऑब्वियसली ऊपर के लेवल से आपको करेक्शन भी देखने को मिल रहा है मिड कैप्स में, लेकिन 2 स्टॉक्स जो आज स्टैंड आउट हो रहे हैं डीलिंग रूम्स के हिसाब से, सबसे पहले LIC हाउसिंग फाइनेंस। CLSA की आज रिपोर्ट भी आई है हाउसिंग फाइनेंस कंपनी पे, जहां उन्होंने कहा है कि जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं इनका यील्ड जो है इंप्रूव हो रहा है, यानी जो लोन पे इनको रिटर्न्स मिलते हैं वो थोड़े इंप्रूव हो रहे हैं। 415 से लेकर 420 तक के लक्ष्य के लिए यहाँ डीलर्स जो है BTHT की सलाह अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं। ओपन इंटरेस्ट में भी लगभग 5-6% का इजाफा हुआ है दिसंबर सीरीज के लिए, और इसीलिए यहाँ थोड़ी बहुत खरीदारी के फ्लोज आपको देखने को मिल रहे हैं। दूसरा स्टॉक जो आज रेडार पे है वो है इंडियन होटल्स। पोजिशनली डीलिंग रूम्स को लगता है कि स्टॉक में 20 से 25 रुपए की आपको अपसाइड देखने को मिलनी चाहिए। इनफैक्ट अगर आप बुकिंग्स वगैरह देखें या जो होटल टैरिफ्स हैं वो काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो हो रहे हैं। डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स यहाँ लो लेवल्स पे खरीदारी कर रहे हैं, और इसीलिए डीलिंग रूम्स को लगता है कि लो लेवल्स सपोर्ट है, और शायद मार्केट सुधरे तो ये शेयर में भी आपको अच्छी अपसाइड देखने को मिलनी चाहिए। ओके यतिन, चलिए शुक्रिया ये जानकारी के लिए। इंडियन होटल्स डेज हाई पर इस समय, अच्छा मूव इस समय इनफैक्ट इंडियन होटल्स में आता हुआ। काफ़ी इंडिविजुअल स्टॉक्स में आप इस समय एक अच्छा खासा मूव देख रहे हैं। एक बार जरा इंटरडे मूव लेकर आइए IDBI बैंक का, यहाँ पर एक ज़बरदस्त मूव इनफैक्ट इस समय आता हुआ। आपको याद होगा IDBI बैंक में गवर्नमेंट अपने हिस्सेदारी ट्रांसफ़र की थी LIC को, और यहाँ पर अब इशू है डाइवेस्टमेंट का वापस कि होगा कि नहीं होगा। तो
LIC के पास करीब करीब 49% स्टेक है और मेरे ख्याल गवर्नमेंट के पास भी थोड़ा बहुत स्टेक है। तो अब इशू ये है कि रॉयटर्स पे एक न्यूज़ आई है, रॉयटर्स में जो न्यूज़ है वो ये कह रही है कि जो फॉरेन फंड्स हैं और जो बाहर के इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स हैं लेट्स से आउटसाइड इंडिया, वो 51% से ज़्यादा स्टेक ले सकते हैं। तो बेसिकली वो भी अब IDBI बैंक की जो प्राइवेटाइजेशन है या डिसइन्वेस्टमेंट है उसका पार्ट हो सकते हैं। अब तक शायद सिर्फ एक इंडियन बैंक ले सकते थे, लेकिन फॉरेन फंड्स भी ले सकते हैं। ये एक जानकारी आ रही है रॉयटर्स की तरफ से। इसलिए इस समय स्टॉक में इनफैक्ट अच्छा खासा मूव, करीब करीब 9% का, काफ़ी टाइम के बाद ये स्टॉक अब 60 रुपये के करीब आता हुआ। और मेरे ख्याल से मयूरेश, अगर आपको याद हो, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, जो LIC को स्टेक बेचा गया था वो शायद 80s में था शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आपका व्यू क्या होगा इस समय IDBI बैंक पर? Yes, you're right, Anuj. I think higher levels पे ही था। Obviously, I think अगर बाहर या विदेशी फंड्स अलाउ होते हैं, I think जो ड्यू डिलिजेंस थ्रू जाएंगे in terms of the reported numbers, एक बहुत सेंटिमेंटल बूस्टर मिलेगा, and that is already getting reflected into the stock. दूसरा, I think कोर फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करते हैं तो I think जो स्ट्रेस्ड एसेट्स है बुक्स के ऊपर, ये थोड़े हल्के जरूर हो रहे हैं बट अभी भी एलिवेटेड लेवल्स पे है। क्या वैल्यू निकल के आ सकती है इन टर्म्स ऑफ द अदर एसेट्स अपार्ट फ्रॉम बैंकिंग दैट दे प्रोबब्ली हैव अक्रॉस द कंट्री? बिल्कुल हो सकता है। क्या सुधार देखने मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। बट अगेन आई थिंक दिस इज सम स्टॉक दैट इज लार्जली डिपेंडेंट ऑन न्यूज फ्लो, अनुज जी, क्योंकि फंडामेंटल बहुत ज्यादा कुछ सपोर्टिव रहते हैं। तो आई थिंक फंडामेंटली नॉट हैविंग अ कॉल ऑन द स्टॉक, बट यस सेंटिमेंटली न्यूज बेस पे आई थिंक स्टॉक ग्रो। ओके, तो ये है इस समय IDBI बैंक पर बड़ा मूव इनफैक्ट इस समय आता हुआ स्टॉक में, करीब करीब 10% की तेज़ी इस समय। और देखिए निफ्टी वापस एक क्लियरली आज मार्केट ने एक मैसेज दिया आपको कि 18,600 और बहुत बड़ा एक डिसाइसिव लेवल है सपोर्ट के लिए। एक्चुअली 18,550 कर दीजिए उसको, क्योंकि इंटरडे लो तो 18,588 के करीब था, लेकिन उसको मार्केट डिफेंड करना चाहता है। 18,550 को पहले भी डिफेंड किया, आज सुबह भी हमारी मार्केट कमेंट्री में यही एक लक्ष्मण रेखा थी 18,550 के करीब। बैंक निफ्टी जो है उसका क्लोज देखना इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अभी लग रहा है कि उसका क्लोज 43,200 के नीचे ही होगा, लेकिन आज थोड़ी अंडर परफॉर्मेंस कंपेयर टू। अच्छा, आज एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हुई आज, देखिए ब्रेंट भले ही गिरा हो काफ़ी, लेकिन रुपी काफ़ी गिरा, 1% के करीब रुपये में मूव आया। और एक बार BPCL और HPCL का इंटरडे चार्ट लेकर आइए, दोनों डेज लो पर, क्योंकि सुबह एक एक्सपेक्टेशन थी कि शायद ऑयल मार्केटिंग कंपनी अच्छा करेंगे, लेकिन BPCL का मूव देखिए, जहां खुला वहां से वन वे डिक्लाइन, HPCL जहां खुला वहां से वन वे डिक्लाइन, दोनों स्टॉक्स इस समय डेज लो पर ट्रेड कर रहे हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इवन IOC भी काफ़ी इंटरेस्टिंग मूव दिखाता हुआ डेज लो पर। वीरू, BTS से स्टार्ट करते हैं। जी हाँ अनुज, एक काम करते हैं BTST और मोमेंटम कॉल्स का क्रम शुरू करते हैं। एक बार जनाब डाउ फ्यूचर्स लेके आइए, उससे पहले कि हम ये कॉल्स का क्रम शुरू करें। डाउ जोन्स फ्यूचर्स आपकी स्क्रीन पर, यानी कल के एक जिसे कहते हैं ना 400 सवा 400 अंकों की डिप के बाद आज थोड़ी सी स्टेबिलिटी है, इट्स अप अबाउट 44 पॉइंट्स। बाकी अगर आप देखें क्रूड जैसे पहलुओं पर और रुपी फैक्टर को सबको मद्देनजर रखते हुए अब एक काम करते हैं, कॉल्स को एकत्रित करना जोड़ना शुरू करते हैं। मानस, आपसे करते हैं शुरुआत। आपका टॉप कन्विक्शन कॉल, पहला मोमेंटम कॉल, क्या कैरी करेंगे आप वेडनेसडे मॉर्निंग के लिए, एक क्रिटिकल डे के लिए? जी, तो देखिए वेडनेसडे मॉर्निंग के लिए टाटा पावर को लेके जाएंगे। टाटा पावर में ब्रेकआउट दिख रहा है 226-227 का जो रेजिस्टेंस रेंज था, स्टॉक ने उसको ब्रीच किया, वॉल्यूम बेहतर देखने को मिले हैं, 100 मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। तो टाटा पावर में खरीदारी करेंगे, 226 का आपको स्टॉप लॉस रखना है और ऊपर की तरफ 233 तक के टारगेट रखेंगे। ओके, तो टाटा पावर में बाय करिए, काफ़ी टाइम बाद टाटा पावर पर एक कॉल आती हुई। गाबा जी, आपका BTST कॉल? गाबा जी सुन नहीं पा रहे हैं आपको? गलती से लग गया। हाँ। मेरा कॉल है इस वक्त, वो है पावर ग्रिड, 224 पे ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है 230 की तरफ जा रहा है, इसमें मोमेंटम है। स्टॉप होगा 222 पावर ग्रिड। ओके, पावर ग्रिड, तो टाटा पावर और पावर ग्रिड, दो पावर स्टॉक्स इस समय। इनफैक्ट पावर ग्रिड में कल भी हमने ऑलमोस्ट सिमिलर मूव देखा था टुवर्ड्स द एंड, अच्छा मोमेंटम। NTPC में भी पिछले 2-3 दिन में हमने ये मूव देखा था। टाटा पावर और पावर ग्रिड दो इस समय BTST कॉल्स आती हुई। श्रीकांत चौहान, आप क्या ट्रेड कैरी फॉरवर्ड करना चाहेंगे वेडनेसडे के लिए? अनुज, तो देखिए मुझे लग रहा है कि HDFC लिमिटेड ये एक स्टॉक ऐसा है कि जिसमें एक राइजिंग
टॉप राइजिंग बॉटम का फॉर्मेशन तो बना ही है, लेकिन एक शॉर्ट टर्म जो कंसोलिडेशन हो रहा है उसमें भी इसमें एक शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट फॉर्मेशन बन रहा है। तो हमें लगता है कि ये जो स्टॉक है, या तो एचडीएफसी बैंक या तो एचडीएफसी लिमिटेड, इन दोनों में हमें अच्छी एक अपसाइड एक्टिविटी देखने मिलेगी, बट एचडीएफसी लिमिटेड को करंट लेवल से लॉन्ग करके चले। और ये स्टॉक लगभग 2730 से लेकर 2740 के लेवल्स दिखा सकता है। अगर मैं इसे लॉन्ग करता हूं तो मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा तकरीबन 2660 के करीब का। तो एचडीएफसी लिमिटेड को लॉन्ग करें, और साथ ही साथ मुझे लगता है एचडीएफसी बैंक को भी हम लॉन्ग करके चल सकते हैं। ओके एक बार जरा प्लेसमेंट को चेक करते हैं। तो जनाब ट्रेड्स हो गए टाटा पावर, उसके बाद पावर ग्रिड, HDFC। इनफैक्ट अभी कुछ देर पहले जो निफ्टी का पुल बैक आया उसमें एक स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन अगर आप देखें इस स्टॉक से मिला, स्विंग काफ़ी अच्छा खासा था। और क्योंकि अब श्रीकांत ये भी कह रहे हैं कि HDFC बैंक पर भी उनकी नज़र है, लेट्स चेक HDFC बैंक इट्स 1610। यस, प्लेसमेंट इसमें कोई राय नहीं कि HDFC बैंक की भी ठीक ठाक है। और इवन आप समझ लीजिएगा कि 21 नवंबर से लेकर अब तक HDFC का क्लोज, HDFC बैंक का क्लोज शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज 10 निमा के नीचे भी नहीं आया है। मार्केट से डे हाई 18651, स्पेशली निफ्टी एक पुश मिलता हुआ रिलायंस का, HDFC का, HUL का, सबका पुश मिलता हुआ, वो इम्पैक्ट करता हुआ निफ्टी की प्राइस परफॉर्मेंस को। सुदीप, आपका अदानी का कॉल बेहद शानदार रहा था, वो कॉल अगर आप देखे तो चला, बताइए अब क्या इस वक्त आप ग्रैब करेंगे कल के लिए? वीरू जी, मेरा BTST के लिए मेरा कॉल होगा डाबर में हमने देखा है पिछले वीक एक बहुत बड़ा मूव आया था 550 से लेकर 590 का। वो जो मूव आया था उसमें पिछले 14 वीक का कंसोलिडेशन स्टॉक ने टेकआउट किया था। तो उसके बाद हम पिछले 4 दिन से देख रहे हैं कि 580 और 590 के बीच में स्टॉक ऊपरी स्तरों पे कंसोलिडेट कर रहा है। और आज स्टॉक ने, आज जो ये FMCG में हम मूव देख रहे हैं पिछले 1-1.5 घंटे से, तो उसमें ये स्टॉक ने पिछले 4 दिन का हाई के ऊपर क्रॉसओवर दिया है। और मुझे लग रहा है ये आने वाले 1-2 दिन में और कल सुबह तक भी और आने वाले 1-2 दिन में ये मोमेंटम पॉजिटिव रहेगा ये स्टॉक पे। 584 के स्टॉप लॉस से 610 के टारगेट के लिए हम डाबर में ट्रेड कर सकते हैं। एक ये कंटिन्यूएशन पैटर्न के लिए ये मूव आ सकता है इसमें। ओके, तो डाबर को अप्रोच करिए कंटिन्यूएशन पैटर्न के लिए, ये इस समय सुदीप की कॉल। मयूरेश, आपके जहन में कोई स्टॉक, और प्रेफरेबली मिड कैप, नॉट लार्ज कैप? मैं बिल्कुल, इनफैक्ट मैं मेरे ट्रेडर्स विद टीम से ही बात कर रहा था अनुज जी फॉर द कॉल इटसेल्फ, और उनके हिसाब से ऑन दी ओनिल लेंस व्हाट दे हैव सेड इज करूर वैश्य बैंक जो मिड कैप बैंक है, जो टेक्निकल पैरामीटर वो बता रहे हैं वो पढ़ के बताऊंगा। जो 10 वीकली मूविंग एवरेज है 9624, यहाँ का एग्जैक्ट ये हफ्ते का लो उसने हिट किया है, एंड इट्स ऑलमोस्ट कम टू द पिवट लेवल ऑन द ओनिल लेंस एट 10170। तो हमारी जो ओनिल मेथोडोलॉजी है यहाँ पे इसको एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेटअप माना जाता है फ्रॉम अ वेरी शॉर्ट टर्म टेक्निकल टैक्टिकल मूव, और ये शायद करूर वैश्य टिक कर रहा है। फंडामेंटली आई थिंक नंबर्स हैव बीन वेरी वेरी गुड। जो एक्सपेक्टेशन है क्रॉस एनपीएस के 3.5% के नीचे लाने की इनकी इच्छा है, नेट एनपीएस बिलो 1.5%, ROAs 1.1, ROEs लगभग 12-14% के आसपास है, प्रोविजन कवरेज 84% है, और जो एक्सपोजर है कॉर्पोरेट अकाउंट्स को लेके स्पेसिफिकली द टॉप बोरोवर्स, टॉप 20-30 बोरोवर्स की बात करें, एवरेज बोरोइंग इज नॉट मोर देन 30-40 ऑड करोड़। तो लगता है वेल डिवर्सिफाइड है, लायबिलिटी फ्रेंचाइज काफी ठीक ठाक है, 4% के आसपास मीन्स मेंटेन कर पा रहे हैं, और ये जो टेक्निकल एक तड़का है इसके पीछे, ये शायद टेलविंड बन के आ सकता है। तो अगर एक बहुत शॉर्ट टर्म टेक्निकल या टैक्टिकल कॉल लेना है तो ऊपर हो गया। ओके, चलिए JSL पर एक कॉल दिया गया था शो में, एक बज रहा, उसको एक बार चार्ट लेकर आइए। इंट्राडे ज़बरदस्त मूव वहाँ पर भी आता हुआ, 4 का चौका का पार्ट था ये स्टॉक, करीब 9% का मूव अब इस समय इस स्टॉक में आता हुआ। स्वाति जी का कॉल था शायद ये, और 9% मूव इस समय इस स्टॉक में, तो बड़ा मूव यहाँ पर इंडिविजुअल स्टॉक्स में। उसके अलावा हमने जो एक स्पॉट किया था ऑब्वियसली IDBI बैंक न्यूज़ ड्रिवन, वहाँ पर एक अच्छा खासा मूव देखने को मिला। और उसके अलावा जो बाकी के 1-2 PSU बैंक है वहाँ पर भी एक मूव है, यूनियन बैंक में एक अच्छा खासा मूव है। एक बार ज़रा साउथ इंडियन बैंक लेकर आइए मयूरेश। बहुत क्वाइटली साउथ इंडियन बैंक ने एक मूव दिखाया, क्योंकि आपने करूर वैश्य की बात की, एक साउथ इंडियन पर कोई व्यू है क्या आपका? मतलब अगर नहीं स्टडी किया तो अवॉइड करेंगे, लेकिन अगर स्टडी किया है तो? Unfortunately, I think I've not seen this. चलिए ठीक है, तो एक काम करते हैं, वीरू के पास चलते हैं और जरा एक F&O की लॉन्ग शॉर्ट समरी समझ लेते हैं। वीरू, कहाँ लॉन्ग्स हुए, कहाँ शॉर्ट्स हुए?
जैम अनु, जब हमें एक बार फिर से 18,600 और शायद 18,550 या फिर 18,560 10 EMA की ट्रेजेक्ट्री को अगर होल्ड करके ले जा रहे हैं और निफ्टी बैंक 43,000 को सिक्योर करके ले जा रहा है, जो कि दोनों ही इंडिसेस के लिहाज से बड़े पुट राइटर्स के जोन है, तो आइए देखते हैं कि दमखम दिखाया किसने। देखिए, जब हमने 9:30 पे इस डेटा को देखा था, इट एट दैट टाइम 45 एडवांसेस थे, मतलब लॉन्ग्स थे। आज के लॉन्ग कंसंट्रेटेड अगर आप देखें कहाँ रहे, एसआरटी एनबीएफसी स्पेस में अगर आप देखें, टाटा पावर में स्ट्रांग मूव था, बंधन बैंक, मिड कैप बैंकिंग में, इंडियन होटल्स और एचयूएल, जहां तक इंडेक्स को अच्छी हवा देने के लिए, डाउनसाइड रेस्ट्रिक्ट करने के लिए सबसे बड़ा सहयोग दिया, वो था एचयूएल। यहाँ पे काफी स्ट्रांग लॉन्ग बिल्डअप था। शॉर्ट कवर था अदानी इंटरप्राइजेस में, क्या सुपर स्विंग दिया टीवीएस मोटर्स में, स्पेशली अगर आप देखें लेटर हाफ में। अंबुजा सीमेंट्स में, सीमेंट स्टॉक्स में आज सुबह लगभग 9:45 यानी बाजार खुलने के लगभग 30 मिनट बाद जो करंट दौड़ा वो आखिरी दौर तक कायम रहा। अंबुजा में, रैमको सीमेंट्स में आज शॉर्ट कवर हुआ, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में आज शॉर्ट कवर हुआ। हालांकि शॉर्ट्स का जो आंकड़ा था 92, ये सुबह 9:30 पर भी इतना ही था और जो कि अभी भी ऑलमोस्ट उतना ही है। शॉर्ट बिल्डअप कहां पे हुआ? एलएनटी और एलटीआई माइंट्री, माफ कीजिएगा, परसिस्टेंट सिस्टम, कोफोर्ज यानी आईटी में कंसंट्रेटेड रहा। अगर आप देखें शॉर्ट का आंकड़ा, बाकी बीपीसीएल और सेल। लॉन्ग अनवाइंडिंग टाटा स्टील में लाजमी है, हमने सुबह भी बात की थी कि मेटल्स आज थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग के दौर में जा सकते हैं। टाटा स्टील, हिंडाल्को, यहाँ पे लॉन्ग्स अनवाइंड हुए, कैश में कन्वर्ट हुए, इंफोसिस में हुए, इंटेलेक्ट डिजाइन में हुए और मुथूट फाइनेंस में आप देखिए लॉन्ग्स जो थे वो कैश में कन्वर्ट हुए। बट एक स्टॉक और जो कि हमने सुबह स्पॉट किया था, जो कि अच्छा मूव देख गया था, वो था पॉली कैप। क्लोजिंग के वक्त तक आते आते इसकी भी अगर आप देखें जो क्लोजिंग है वो ठीक ठाक ट्रेजेक्ट्री में है, बट टीवीएस को हमने बहुत डिस्कस नहीं किया। मानस एक बार हल्का सा टीसीएस पर टीवीएस पे अपना व्यू दीजिएगा। आई थिंक इसको एक बेस कॉल करना जल्दबाजी होगी, बट स्टिल आज का लो बड़ा डिफाइंड लो है, दैट इज 100-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और मेरे ख्याल से ये मई के बाद पहली बार टेस्ट हुआ है टीवीएस मोटर्स पे। टेस्ट हुआ लेकिन टेस्ट करने के बाद पुल बैक दिया। कैसे रीड करेंगे आप टीवीएस मोटर्स के इस पुल बैक को? देखिए, कल एक बहुत ही अहम सपोर्ट जो कि 1028 के आसपास था वो ब्रीच हुआ था, उसके नीचे टीवीएस मोटर्स गया था, लेकिन आज इसने 100-day मूविंग एवरेज पे सपॉर्ट ले लिया, तो वो पॉजिटिव है स्टॉक के लिए। लेकिन खरीदारी करेंगे केवल कंफर्मेशन के ऊपर। जब आपको 20-day मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक निकलेगा, 1052, 1053 के ऊपर निकलेगा, तभी यहाँ पर खरीदारी करेंगे, क्योंकि उसके बाद आपको शायद 60-70 रुपए का मूव देखने को मिल सकता है। लेकिन आई थिंक अभी थोड़ा जल्दी है यहाँ पर कंफर्मेशन पे खरीदारी करने के लिए। ओके, टीवीएस मोटर काफ़ी एक करेक्शन के बाद और एक अच्छा मूव दिखाता हुआ, और अगेन यहाँ पर एक ब्लॉक हुआ, वो एब्जॉर्ब हुआ और स्टॉक उसके बाद अब शायद ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। ध्यान रखिएगा ये स्टॉक वैसे एक आउट परफॉर्मर रहा है ओवर द लास्ट 1 ईयर। इनफैक्ट एक साल का पूरा चार्ट देखेंगे आप, देखेंगे ज़बरदस्त तेज़ी, डबल हुआ है मेरे ख्याल से, और वो उसने 2-3 क्वार्टर लगातार अच्छे मार्जिन्स डिक्लेयर किए हैं। इसकी वजह से ये देखिए एक साल में करीब करीब डबल हुआ है ये स्टॉक। 52 वीक लो इसका 530 था और वहाँ से 1040, तो ज़बरदस्त मूव हुआ, एग्जैक्ट डबल इनफैक्ट फ्रॉम 52 वीक लो टू 52 वीक हाई इस स्टॉक ने एक मूव दिखाया था। अब एक काम करते हैं, एक बार ज़रा लेकर आते हैं बैन का अपडेट, एफएनओ बैन का अपडेट जो रोज़ हम आपको 3:20 पर देते हैं। तो बैन से जो स्टॉक कल ही बाहर निकला वो वापस बैन में जा रहा है। पीएनबी वायदा बैन में वापस जा सकता है, 97% पोजीशन इस समय, 95 क्रॉस करता है तो बैन में आता है, और डेल्टा कॉप शायद बैन से बाहर आ जाए, बॉर्डर लाइन केस है, लेकिन डेल्टा कॉप 79% पोजीशंस यहाँ पर, तो डेल्टा कॉप बैन से बाहर आने की तैयारी कर रहा है इस समय। पीएनबी और डेल्टा कॉप, इन दोनों स्टॉक्स के चार्ट देखकर मानस कोई ट्रेड ले जाना चाहेंगे आप कैश मार्केट में? देखिए, पीएनबी में मेरा व्यू पॉजिटिव है। मॉर्निंग में मैंने एक बाय रिकमेंडेशन दिया था, हालांकि हाई लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ट्रेंड पॉजिटिव है। फ्रेश खरीदारी डेल्टा कॉप में आप बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी एक ब्रेकआउट देखने को मिला है, आज मूव देखने को नहीं मिला, लेकिन शायद आपको कल एक फॉलो बाइंग देखने को मिल सकता है। तो कैश में बिल्कुल डेल्टा कॉप में खरीदारी करनी चाहिए। 232 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रखिए, ऊपर की तरफ 245 रुपए की टारगेट सेट करिए। लेकर आइए 5 स्टार फाइनेंस, ये जो रिसेंट लिस्टिंग है, क्या ज़बरदस्त मूव इसमें। इनफैक्ट लिस्टिंग इसकी काफ़ी पुअर हुई थी और उसके बाद से इसने पता नहीं क्या मोमेंटम पकड़ा है, और वहाँ से करीब करीब 40% का मूव। 5 स्टार फाइनेंस की बात हो रही है यहाँ पर, और वो स्टॉक लेकर आते हैं। ये मेरे ख्याल से हाँ 2 हफ्ते पहले का ही था मूव यहाँ पर आया, लेकिन एक अच्छा खासा मूव इस समय
5 स्टार फाइनेंस में देखिए, ये इसमें 20% का सर्किट लगा दिया स्टॉक ने। एक हफ्ते का चार्ट लेकर आइए इसका, वो अगर फायर होता है तो शायद हो पाएगा मेरे ख्याल से एक हफ्ते का चार्ट, क्योंकि हो गया है इसको, एक हफ्ते से ऊपर हो गया है। हाँ ये देखिए, तो लिस्टिंग हुई थी वीडियो इसकी, एकदम फ्लैट था उस दिन, कुछ नहीं किया था इसने। उसके बाद इसमें एकदम से एक मूव आया, एक ज़बरदस्त 25% का मूव इस समय। काफ़ी ये छोटी टिकट की वो उनको केटर करती है कंपनी, लेकिन ज़बरदस्त मूव। और काफ़ी लोगों ने मुझे इनफैक्ट कहा था कि वो थोड़े डिसअपॉइंटेड थे उसकी लिस्टिंग से, लेकिन लिस्टिंग के बाद इसने कैचअप किया है, करीब करीब 40% का मूव दिखाया लिस्टिंग के बाद। लेकिन ज़बरदस्त मूव इस समय स्टॉक में। हाँ जी हाँ, 21 नवंबर की लिस्टिंग थी अनुज इसकी, और लगभग आप समझ लीजिएगा कि लिस्ट हुआ था ये 460 के रेंज में। उसके बाद बायस पॉजिटिव रहा 520, बट आज 520 से ऑलमोस्ट 624 है। सही कहा अनुज ने, टिप्पणी जैसे ये बहुत स्मॉल बिजनेसेस लोन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मयूरेश, बहुत संक्षेप में टिप्पणी करना चाहेंगे? मान लीजिए किसी ने अभी भी होल्ड किया है, या फिर लिस्टिंग के बाद से लेके अब तक अगर आप देखें कि पीरियड में ऐड किया हो एट अ प्राइस ऑफ 624, 3, 6, 3, 9, आई थिंक हार्डली 10th सेशन है। इस मूव पर आपका टेक मयूरेश? ये काफी सब्सटेंशियल मूव रहा है। तो आई थिंक अगर आप देखें जो एनबीएफसी यूनिवर्स में इसकी जो लोन ग्रोथ रही है ग्रोथ बेसिस के ऊपर, और अगर मजौली एनबीएफसी की बात करें तो इसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है ऑफ लोन ग्रोथ एज वेल एज निम्स, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द फास्टेस्ट पिछले कई वर्षों में। हाउएवर आई थिंक जो दो रिस्क फैक्टर मैं देखता हूँ, आई थिंक जो कंपटीशन है विद इन इट्स पीयर ग्रुप इटसेल्फ, ये बहुत तगड़ी है विद इन द स्पेस दैट दे ऑपरेट आउट ऑफ। और जो राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो है, यहाँ पे आई थिंक थोड़ी दिक्कतें हो सकती है इन टर्म्स ऑफ पासिंग द रेट्स ऑन एंड मेंटेनिंग देयर निम्स एंड स्प्रेड्स। तीसरा आप देखें, जो बेटर रेटेड प्लेयर्स है सेकेंडरी मार्केट में, यानी उनके जो पीयर्स है, जो लार्जेस्ट पीयर्स हैं, वो शायद बेटर वैल्यूएशन पे मिलते हैं। तो मुझे लगता है आई थिंक विद सच काइंड ऑफ मूव्स दैट हैव प्रोबेबली हैपेंड, अगर आप एक प्योर वैल्यूएशन बेस्ड इन्वेस्टर है, तो शायद a large part of that is the price based on what the factors I've told about. Better place definitely a market at this point of time. अगर आप momentum player है, you can probably keep on continuing, but then आपको stop losses trail करते रहने पड़ेंगे। तो it depends on the risk reward जो आपका ग्रुप है। अच्छा ठीक है, चलिए अब एक काम करते हैं, एक बार जरा 18600 की पुट लेकर आइए। मैं ये 18600 की पुट इसलिए दिखाना चाहता हूँ क्योंकि निफ्टी है डाउन करीब 65 पॉइंट, 66 पॉइंट, और जो थोड़ी सी रिकवरी आ रही थी वहाँ पर वापस एक हल्का सा डिक्लाइन आया है उसमें। लेकिन इशू ये है कि 18600 की पुट में 1% का भी प्रीमियम जंप नहीं है, इनफैक्ट जस्ट 1-2% का प्रीमियम जंप है। तो जो 18600 का पुट राइटर, जो इवन कल का पुट राइटर है 18600 का, वो भी सेफ है, उसमें भी देखिए कोई खास मूव नहीं है। ये देखिए सिर्फ 2.5 रुपये का मूव। तो अगर आपने कल 42 रुपये पे भी 18600 की पुट बेची है, तो आज की इतनी बड़ी डिक्लाइन के बावजूद आप कुछ नहीं लूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। ये इस समय एक पुट राइटर का कॉन्फिडेंस है, ये बता रहा है कि 18600 अभी भी काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है मार्केट में। और आज इनफैक्ट 2-3 बार 18600 टूटा इंट्राडे में, लेकिन तुरंत बाइंग आ गई 18600 पर। 18600 पर कॉल राइटिंग भी काफ़ी हुई है, वैसे ऐसा नहीं है कि नहीं हुई है। वहाँ 120 रुपये का प्रीमियम है, और वहाँ पर ऑब्वियसली प्रीमियम डिके हुआ है क्योंकि मार्केट नीचे है, तो 27% का प्रीमियम डिके वहाँ पर हुआ है। तो 121 रुपये के करीब वहाँ पर प्रीमियम बैठ रहा है। तो 18600 की कॉल पुट अगर दोनों किसी ने बेची हैं एक रेंज ट्रेड के लिए, तो कंबाइंड प्रीमियम करीब 160 रुपये, तो फिर वही 18750-760 के करीब जाकर मामला अटकेगा। लेकिन ये एक मूव है इस समय यहाँ पर आता हुआ। निफ्टी पर या बैंक निफ्टी पर गाबा जी कोई ट्रेड लेकर जाना चाहेंगे आप इस समय, इस आज का मूव देखते हुए? निफ्टी अब तक बाय मोड पर तो है, इतना कह सकते हैं कि आज का जो लोअर लेवल पे जहां से बाउंस मिला वो ठीक ही नजर आता है, तो बाय ले जा सकते हैं बिल्कुल निफ्टी में। ओके, निफ्टी आपकी स्क्रीन पे इट्स 18644, और जो सुबह की हमारी अप्रोच थी, यू हैव 2 बेस जोन्स, 18610, 18565। ये बेस जब तक है, बेस 1 बाय द डिप्स, और वहाँ से स्विंग में आपको मिलेगा। अगर आप देखें उस लेवल से लगभग 50, करीब 60, 70, 80 पॉइंट आपको मिले, और अगर आप लॉन्ग हैं तो आई थिंक कैरी करने का रिस्क आप ले सकते हैं, इसमें गुजरा नहीं है। लेकिन बड़ी बात होगी कल 10 से लेके 11 के बीच का स्विंग, पॉलिसी, प्री पॉलिसी, पोस्ट पॉलिसी,
ऑल दो 18,600 का पुट राइटर बहुत कन्विक्शन के साथ, 18,500 का पुट राइटर बहुत कन्विक्शन के साथ बैठा हुआ है। बैंक निफ्टी 200 अंक टूटा, इसमें कोई दुराय नहीं है, बट याद रखिएगा स्टिल अबव इट्स ऑप्शन बेस ऑफ 43,000। जहां तक स्टॉक स्पेसिफिक कहानी रही जनाब, आज इसमें अदानी इंटरप्राइजेस, अदानी समूह के दोनों स्टॉक्स, अदानी इंटरप्राइजेस इनफैक्ट अदानी पोर्ट्स दोनों काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे। हालांकि आज पारी निफ्टी के लिए संभाली HUL ने और रिलायंस इंडस्ट्रीज ने और LNT ने और HUL ने, ये कुछ ऐसे काउंटर्स जिन्होंने पारी संभाली आपकी स्क्रीन पर। मिड कैप्स आज थोड़ा सा दुविधा में रहे, आधा % नीचे। IT निफ्टी IT आज काफ़ी सब्सटेंशियल लॉसेस थे, बट स्टिल अगर आप क्लोजिंग बेसिस पे देखें, यानी अगर क्लोजिंग यहीं पे आती है तो स्टिल अबाउट 10 डे एक्सपोनेंशियल में, लेकिन हाँ नो डाउट अबाउट दैट कि आज पूरा का पूरा प्रेशर पॉइंट निफ्टी के लिए खोला इसी ने आज। बाकी अगर आप देखें एडवांस डिक्लाइन रेशो क्लोजिंग के वक्त तक थोड़ा सा खराबी था और 1691 डिक्लाइन, 1164 एडवांसेस। जिन स्टॉक्स ने अगर आप देखें 1 लाख चलो के तहत बहुत अच्छा काम किया, उसमें याद रखिएगा SRT शामिल था, अदानी इंटरप्राइजेस शामिल था, TVS मोटर्स ने एक अच्छी सी ट्रेजेक्ट्री यानी 100 DMA की ट्रेजेक्ट्री से एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक दिया। देन फ्यू पावर स्टॉक्स लाइक टाटा पावर, पावर ग्रिड, इनमें काफ़ी अच्छा खासा स्विंग था। लेकिन अगर आप सेक्टर पूछें तो बैंकिंग में PNB एंड BOB and especially Siemens space, Ultratech Siemens, strong move, Ambuja Siemens, strong move, ACC, strong move, India Siemens, strong move, Ramco Siemens 1.25% ऊपर। तो सेक्टोरियली अगर किसी थीम ने आज अपना काम बखूबी किया तो दैट वाज सीमेंट, वो एक सीमेंट स्पेस था। और बैकफुट पे क्या था आज पूरा का पूरा मेटल स्पेस, याद रखिएगा कल के एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूव के बाद आज सिंक हो रहा था, जिसमें आज शामिल था अगर आप देखें आपका सेल, टाटा स्टील, नाल्को, हिंडाल्को, सब में आज पेन था। और निफ्टी IT में अगर आप देखें आज काफ़ी पेन था। और LNT माइंट्री, परसिस्टेंट, ये कुछ ऐसे काउंटर्स जो कि आज डिसाइसिवली बैकफुट पे रहे, बट स्टिल आप इन टर्म्स ऑफ एवरेज करीब 18647 पे वेल अबाउट 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, बेहद शानदार तरीके से 10 DMA के ऊपर प्लेस होते हुए, यानी एक इवेंट की कहीं ना कहीं इंतजार में बाजार था, चला नहीं वो बात दूसरी है, लेकिन सिंक नहीं हुआ। जो ग्लोबल मार्केट से हमें उपहार स्वरूप एक गिरावट मिली थी, हमने उसको बहुत तर्कसंगत तरीके से अगर आप देखें हजम किया है। अब एक काम करते हैं, जरा आपको दिखाते हैं आज सीधा सौदा की टीम। आज नीरज जी और आशीष ने जो अपने स्टॉक्स का कॉम्बिनेशन सूरत हाल को देखते हुए पिक किया था वो क्या था और किन किन स्टॉक्स ने अगर आप देखें अच्छा मोड़ दिया। आशीष की टीम में यहाँ पर आलू वाले कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे 1.5% का स्विंग देखा गया, इन्फोसिस लगभग 1.5% का ऑन द शॉर्ट साइड, बजाज कंज्यूमर अपने बिजनेस अपडेट और रेनबो मीडिया, ये अगर आप देखें तो आज अच्छा मूव देखिएगा, लगभग 7% का रेनबो। और नीरज जी की टीम लेके आई है यहाँ पर, और यहाँ पे जो स्टॉक्स अच्छा मूव देखे गए उसमें बैंक ऑफ इंडिया, ये स्टॉक आज एक समय सुबह सुबह लगभग 10% ऊपर था। शक्ति शुगर्स, श्री रेणुका शुगर्स, यहाँ पे दोनों में ही काफ़ी अच्छा खासा मूव आया। इनफैक्ट आज सुबह बलरामपुर चीनी में भी शायद मेरे ख्याल से सही एक स्विंग था, लेकिन वो बाद में अगर आप देखें सिंक हो गया मेरे ख्याल से। लेकिन टाटा स्टील आज शॉर्ट साइड पर नीरज जी ने रखा था, तो आज अच्छा मूव देके ये स्टॉक टाटा स्टील शॉर्ट साइड पे गया। डाउ फ्यूचर्स क्या कर रहे हैं जनाब? डाउ फ्यूचर्स आपकी स्क्रीन पर अभी भी करीब 40-44 पॉइंट ऊपर है, बट जहाँ तक हमारा खुद का स्ट्रक्चर्स का सवाल है, अगले 2 दिन यानी आपका 7 और 8 महत्वपूर्ण है। 7 स्पेशली आप देखिए पॉलिसी के लिए, कल आपसे पॉलिसी के सेशन को कैसे अप्रोच करना चाहिए, डेटा क्या कह रहा है, सबको लेकर होगी सुबह सुबह मॉर्निंग कॉल में मुलाकात मॉर्निंग कॉल में। कल महत्वपूर्ण दिन है और एक्सपायरी -1 डे इस वक्त। फिर मुलाकात होगी कल सुबह आपसे मॉर्निंग कॉल में, तब तक के लिए